रिकॉर्डिंग जो है बेटा आपको भेज दिया है, मतलब अथॉरिटी जो भी है इंस्टीट्यूट की उनको मैंने भेजा है, सो दे विल अपलोड इट। ठीक है, जो लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग है इट इज सेंड टू द अथॉरिटीज, आगे से यही करेंगे, तो इट विल बी अपलोडेड एंड देन यू कैन सी दैट यस इन ऑन द IITians Hub चैनल। ओके, सो देखो यहाँ मुद्दा आता है प्यारे बच्चों की, ये जो स्ट्रक्चर है ना इसको हमने पढ़ा, ये एनाट्रोपस ओव्यूल है ना, ये देखो ये है माइक्रोपाइल का माइक्रोपाइल एंड, एंड ये बेटा उसका अपोजिट एंड जिसको हम लोग बोलते हैं चलाज़। ठीक है, दो एंड है ऑब्वियसली बेटा, ऊपर दो है ये इंटेगुमेंट्स है, इनर इंटेगुमेंट आउटर इंटेगुमेंट, और ये अंदर का टिश्यू है बेटा न्यूसेलस। अच्छा, यहाँ कोई भी बच्चा अभी बता सकता है क्या ये ओव्यूल क्रेसी न्यूसेलेट है या टेन्यू न्यूसेलेट है? एनीवन कैन टेल मी? एनीवन बताओ ये कैसा हो सकता है, क्रेसी न्यूसेलेट या टेनी न्यूसेलेट? मैंने तो समझाया था भाई, एग्जैक्टली इट्स अ क्रेसी न्यूसेलेट कंडीशन भाई, बिकॉज आपको न्यूसेलस बहुत मैसिव दिखाई दे रहा है। तो इतना ही पूछेंगे, अगर पूछेंगे तो इतना डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। सो देखो न्यूसेलस यहाँ पे बहुत भरपूर भरा पड़ा है, और आपको दिखाया जा रहा है, देखो एक्चुअली ऐसा स्कार लाइक पोजीशन होता है, ये देखो ये किसी भी डायग्राम में ये रैफे सही ढंग से दिखाते नहीं है, बिकॉज इमेज बनाने वाले को भी रैफे का अंदाजा नहीं होता कि रैफे एक्चुअली है क्या। ठीक है, सो रैफे यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है स्कार। अगर आप कभी काबुली चने खाओगे ना, काबुली चना थोड़ा बड़ा होता है ना, सो इस तरह से काबुली चने आते हैं, ये इस तरह से आपको काबुली चने होते हैं, उसको भिगोगे ना, यहाँ पे आपको ऐसा ट्रायंगुलर स्कार नजर आएगा, जस्ट सी इट, कभी भी आप देखना ऐसा ट्रायंगुलर स्कार नजर आएगा, है ना, बहुत बड़ा होता है ना काबुली चना, तो सो उसको भिगो के रखो और भी बड़ा हो जाता है, तो उसमें देखो आपको खाने से पहले जस्ट सिंगल बेटा एक ऑब्जर्वेशन करो, तो आपको एक ऐसा स्कार नजर आएगा, है ना, तो दैट इज एक्चुअली द रैफ है ना, मतलब यहाँ पे उसका फ्यूनिकल अटैच था। ठीक, सो एनीवे द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि रैफे एक चीज है, उसके बाद बेटा ये जो लाइनिंग है जहाँ पे एक्चुअली बॉडी और व्हाट वी कैन से द स्टक फ्यूनिकल्स अटैच होते हैं, उस लाइनिंग को हम लोग हाइलम कहते हैं। अगेन यहाँ पे हाइलम का लेबलिंग थोड़ा सही नहीं है। देन देखो हम लोग यहाँ देख लेते हैं फ्यूनिकुलस, ये स्टैक जो है उसको फ्यूनिकुलस कहते हैं। अब मुद्दा आता है बेटा, यहाँ देखो एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है जो माइगास्पोर से बना है। एम्ब्रियो सैक के अंदर एग सेल है और सिनर्जिड्स है। ठीक है, तो ये है बच्चों एक सेल और ये है दो सिनर्जिड। ठीक है, इस तरह से वहां पे अरेंज है। यहाँ आप देख सकते हो डेफिनेटिव न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूसेलस जिसको हम लोग बोलते हैं, देखो इसको हम डेफिनेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं या उसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, और बाकी जो तीनों हमें दिखाई दे रहे हैं 1 2 3, इनको हम लोग एंटीपोडल सेल कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं बहुत सारी चीजें बताता हूँ, देखो ये वाला जो होता है, ये वाला स्ट्रक्चर अभी मैं लेबलिंग करूँ ना, तो माइक्रोपाइल ये है, माइक्रोपाइल मतलब माउथ है, जो अंदर चेम्बर है ना ये वाला चेम्बर, ये माइक्रोपाइल नहीं है। ठीक है, उसको हम लोग स्टोमा कहते हैं। ठीक है, स्टोमा मतलब बेटा एक्चुअली माउथ वाला पोर्शन, जहाँ से वो एक्चुअली स्टोमेटल कैविटी जैसी चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, सो मुद्दा आता है बेटा माइक्रोपाइल ये है, मतलब अगर हम अपने ह्यूमन बीइंग का माउथ का स्टडी करें तो लिप्स लिप्स इज द माइक्रोपाइल, बक्कल कैविटी इज द स्टोमा। ठीक है, स्टोमेटल कैविटी। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। सो ये है प्यारे बच्चों एनाट्रोपस ओवल। अब देखो बहुत सारे न्यूसेलस में यहाँ पे भी टिश्यू डेवलप होता है बेटा, जिस यहाँ ऐसा एक टिश्यू डेवलप होता है नीचे, ये इसीलिए डेवलप होता है कि एम्ब्रियो सैक अपनी पोजीशन बदले ना। ठीक है, बट वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा अभी। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये है टाइप्स ऑफ ओव्यूल जिनको हमने पढ़ा। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल आपके सामने है, एनाट्रोपस ओव्यूल ये अच्छे से जानते हो आप लोग। देन हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल है बेटा, देख लो ये सब है ना, राइट एंगल में है, सब कुछ स्ट्रेट है हेमी एनाट्रोपस में। कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल आपको दिखाया जा रहा है, अगेन राइट एंगल में है, बट बेटा है ना, न्यूसेलस कर्वेचर शो कर रहा है, इंटेगुमेंट कर्वेचर शो कर रहा है, बट एम्ब्रियो इज स्ट्रेट, एम्ब्रियो सैक जो है स्ट्रेट है। फिर एम्फीट्रोपस है बेटा, सब कुछ कर्व हो रहा है, एवरीथिंग इज कर्वेचर, ठीक है, राइट एंगल में ही है बट सब कुछ कर्वेचर शो कर रहा है। एंड सर्सिनोट्रोपस तो बेटा यस इट्स वेरी सिंपल, ये पूरा 360 डिग्री में टर्न कर चुका है, तो फिर से माइक्रोपाइल ऊपर और चला जा नीचे आ गया। सो दिस इज वेरी सिंपल, यू नो, वेरी सिंपल टू फॉरगेट। नाउ दिस इज व्हाट दे बी सी डी, बेटा ये डायग्राम है, बहुत ही सिंपल। ये देखो पहले ऐसे होता है, मतलब कुछ नहीं था, प्राइमोर्डियल टिश्यू यहाँ पे डेवलप होगा, ठीक है, दिस डी ई एफ इस तरह से करते करते करते, मतलब ये अंदर का सिचुएशन क्या है, ए का अंदर क्या था, ये ऐसा था, ठीक है। आर्किस्पोरियल सेल जो है हमें देखने को मिलता है ये ब्लू कलर का, इसी आर्चिस्पोरियल सेल से मेगास्पोर मदर सेल बन जाता है न्यूसेलस में, ठीक है। एंड देयर इज वन थिंग व्हाट कॉल्ड फंक्शनल मेगास्पोर बन जाएगा, एक जो वन है, ठीक है, जो कि चलाजल एंड की तरफ है, दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड एंड चलाजल एंड। एंड दिस बिकम्स ना 2 न्यूक्लियेटेड स्टेज, 4 न्यूक्लियेटेड स्टेज एंड 8 न्यूक्लियेटेड स्टेज। इस तरह से बेटा पॉलीगोनम टाइप, सबसे पहले पॉलीगोनम में एम्ब्रियो सैक को ढूंढा गया था, डिस्कवर किया गया था, तो इसीलिए बेटा ये नाम है। ये सब रिवीजन है, मैंने लास्ट क्लास में बताया बच्चों सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे बेटा ये इस डायग्राम को अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। देखो 3 प्रकार के डेवलपमेंटल हिसाब की है ना, 3 प्रकार के बेटा एम्ब्रियो सैक आपको देखने को मिलते हैं, 3 टाइप्स। एक तो जिसको हम लोग कहते हैं मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप, बायस्पोरिक एलिज्मा टाइप, एंड बेटा टेट्रास्पोरिक ड्रूसा टाइप, ठीक है। ड्रूसा, ड्रूसा भी प्लांट है, एलिज्मा भी प्लांट है। तो देखो जिसमें प्लांट में डिस्कवर किया गया था वैसा नाम होता है। क्या क्या स्टेज हो चुका है देखो, माई है ना, मेगास्पोर मदर सेल, मियोसिस 1, मियोसिस 2, फिर आपको फंक्शनल मेगास्पोर क्या मिलता है, फिर बेटा माइटोसिस 1, माइटोसिस 2, माइटोसिस 3, और आखिर में बेटा है ना मच्योर्ड फीमेल गेमेटोफाइट, एफजी मतलब फीमेल गेमेटोफाइट, ये पैटर्न है, ठीक है। अब ये रियल साइंटिफिक पेपर से बेटा उठाया गया है, ठीक है। तो मोनोस्पोरिक में क्या होगा, देखो ये मेगास्पोर मदर सेल है, मियोसिस 1 हो गया, मियोसिस 2 हो गया, 4 टेट्राइड बन गया, टेट्राइड में से बेटा 3 डिजेनरेट हो गए, एक बचा, उसने माइटोसिस कर लिया, फिर माइटोसिस कर लिया, फिर माइटोसिस 8 न्यूक्लियस कंडीशन आ गई, और बेटा ये बन गया पॉलीगोनम टाइप, 8 न्यूक्लिएटेड है ना, और 7 सेल स्ट्रक्चर, नॉर्मल है, बहुत सीधा सीधा। और मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक हमने पढ़ा है। बायोस्पोरिक में आपको दिखेगा, यहाँ देख सकते हो, मेगास्पोर मदर सेल है, मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, मियोसिस 2 में डिफॉल्टर है, क्या डिफॉल्टर है कि कैरियोकाइनेसिस हुआ बट साइटोकाइनेसिस हुआ नहीं। तो जो भी हमें बेटा सेल मिलते हैं एक्चुअली है ना, इट्स नॉट अ टेट्राएड, इट्स अ डायड, मतलब 2 सेल हमें दो दो न्यूक्लियस वाले मिल गए, इसमें से एक डिजेनरेट हो गया, एक जो है माइटोसिस 1 करता है, माइटोसिस 2 करता है, फिर से बेटा 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ सकती है, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट द सिंपलेस्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। यहाँ नोटिस करना है बेटा, यहाँ पे इसने इधर वाले पोर्शन का माइटोसिस 2 किया ही नहीं, इधर वाले पोर्शन का माइटोसिस 2 किया। सो दिस वेरी डिफरेंट टाइप्स आल्सो एग्जिस्ट, ठीक है। या तो ये 8 न्यूक्लियस कंडीशन आ जाता था, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया है, नंबर ऑफ डिविजन्स कम हो जाएगा, एक माइटोसिस कम हो गया, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। एंड देन वी कैन सी इज अ टेट्रास्पोरिक ड्रूसा टाइप, ठीक है। देखो टेट्रास्पोरिक है मतलब सभी लोग एक जैसा ही डिवीजन करेंगे ऐसा नहीं है, टाइप कौन सा दिया है, जैसे एलिज्मा टाइप है तो उसमें उसने ये दे दिया है कि एक सेल बनेगा, 2 सिनर्जिड बनेंगे, और ये जो है बेटा एंटीपोडल तो बन ही नहीं रहे, ठीक है, ये एलिज्मा टाइप है। ड्रूस टेट्रास्पोरिक में आपको देखो मेगास्पोर मदर सेल दिखाई दे रहा है, एंड देन मियोसिस 1, मियोसिस 2 सब हुआ, बट कहीं पे भी बेटा मियोसिस 1 में, मियोसिस 2 में साइटोकाइनेसिस हुआ ही नहीं, ठीक है। तो जो मेगास्पोर आपको मिला वो पहले से ही बेटा 4 न्यूक्लियाई वाला है,
ठीक है, वहां पे डीजनरेट किसी को होना ही नहीं है। ठीक है, और मजे वाली बात तो देखो, जैसे ही माइटोसिस वन होता है तो इधर साइड में 2 न्यूक्लियस है और इधर साइड में कितने न्यूक्लियस है आप देख सकते हो, 3 से तो 6 हो गए। माइटोसिस 2 होता है बेटा, 2 से 4 हो गए, उधर 6 से 12 हो गए। अब ये सोचने वाली बात ये है कि ये वाले देखो सिनर्जिड हो गए, एक एपरेटस हो गया, इधर का एक न्यूक्लियस आके पोलर न्यूक्लियस, बाकी जितने बेटा सारे एंटीपोडल बन गए। सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एग्जिस्ट। हमारे लिए बेटा एग्जाम में तो यही इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर ये ऐसा बनाना चाहो तो कितने डिवीजन बायोस्पोरिक में लगेंगे, कितने टेट्रास्पोरिक में लगेंगे, ये मैंने आपको कैलकुलेट करके लास्ट क्लास में समझाया था। ठीक है, सो बेस्ट थिंग इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो हम लोग मोनोस्पोरिक मतलब पॉलीगोनम टाइप, पॉलीगोनम प्लांट में डिस्कवर किया गया। ठीक है, मोनोस्पोरिक मतलब एक ही सिंगल स्पोर से बनने वाले, जिसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं, जिसमें 7 सेल होते हैं, उसी एम्ब्रियो सैक के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो कॉमन है, मोस्ट कॉमन है। ठीक है, क्योंकि वो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। दोनों ही बेटा इसके आंसर है, लेट्स अंडरस्टैंड। ठीक है, अब मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट हमने डेफिनेटली देखा। तो ये एक डायग्राम आपके सामने बच्चों, वही बात है यार, वही वही है। तो क्या आपको देखो, ये फिर टेट्राएड बन गया। ठीक है, बाकी 3 डिजेनरेट हो गए, एक मेगास्पोर रह गया बराबर, जो कि हैप्लॉइड है। ये थोड़ा लार्ज हो जाता है, फिर मियोसिस वन करेगा, माइटोसिस करेगा पहला, तो 2 न्यूक्लियस बन गए। फिर एक बार माइटोसिस करेगा तो 4 न्यूक्लियस बन गए, फिर एक बार माइटोसिस करेगा तो 8 न्यूक्लियस बन गए, 3 इधर सेट हो गए, 3 इधर सेट हो गए, 2 बीच में सेट हो गए। इस तरह से डन, ये पॉलीगोनम टाइप है। करेक्ट है। अब ये 2 पोलर न्यूक्लियाई बाद में बेटा फ्यूज हो जाते हैं, तो बन गया बेटा ये सेकेंडरी न्यूक्लियस, है कि नहीं। तो बिफोर फर्टिलाइजेशन सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाता है। ठीक है, जो कि N+N कंडीशन शो करता है। सो यहाँ पे लिखा है कि फीमेल गैमेटोफाइट जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन 7 न्यूक्लियाई प्रेजेंट, 6 आर हैप्लॉइड एंड 1 इज डिप्लॉइड। करेक्ट है क्या ये? अरे फर्टिलाइजेशन होने से पहले उसमें कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है? 7, जस्ट बिफोर, है ना। 3 एंटीपोडल हैप्लॉइड वाले हैं, 3 एग एपरेटस का ले हैप्लॉइड है। सही बात है। तो 6 जो है हैप्लॉइड है, बाकी ये जो बन गया बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है, ये जो बनता है बच्चों ये बन जाता है डिप्लॉइड, क्योंकि दोनों पोलर न्यूक्लियर फ्यूज हो जाते हैं। सो बी केयरफुल अबाउट व्हाइल गिविंग आंसर, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। 8 न्यूक्लियस है या 7 न्यूक्लियस है, ये आपको, है ना, वो क्या कंडीशन पूछता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो किस वे से वो पूछेगा, उस वे से बेटा आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा, है ना। एनीवे आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ओके, छोटा करना, तो ये वही यार, फिर से अगेन द सेम थिंग, है ना। अगर हम फंक्शनल के हिसाब से देखें, वो मतलब ओव्यूल में जो है, जैसे कि फ्यूनिकल का क्या फंक्शन है, तो इट्स अ स्टैक ऑफ द ओव्यूल, है ना। वो स्टैक है बेटा ओव्यूल का, एट द ओव्यूल टू द प्लेसेंटा, वो ओव्यूल को और प्लेसेंटा को अटैच कराता है। एटीटी इज अटैच। ठीक है, इट अटैचेस द ओव्यूल टू द प्लेसेंटा, ये काम है उसका। न्यूसेलस क्या है? न्यूसेलस, है ना, वन ऑफ द सेल्स डेवलप्स एज अ मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, ये है E1. Nucellus gives a nourishment to the developing megaspore. ठीक है, मेगास्पोर जो है उसको नरिशमेंट देता है न्यूसेलस के सेल्स। ठीक है, देन इंटेगुमेंट जो है इट इज अ प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, उसका काम बेटा प्रोटेक्शन है। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप एज ए सीड कोट। ये बात याद रखना कि देखो ओव्यूल से सीड बनेगा, ओव्यूल से सीड बनेगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल क्या क्या होता है? ओव्यूल बिकम्स सीड। सो हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो इंटेग्यूमेंट होते हैं दोनों ही, आउटर इंटेग्यूमेंट इनर इंटेग्यूमेंट, उनसे सीड का कोटिंग बन जाता है, सीड कोट। ठीक है,
माइक्रोपाइल का क्या होता है? तो बेटा माइक्रोपाइल जो है वो है ना पोलन ट्यूब की एंट्री करवाता है, पोलन ट्यूब वहीं से एंटर करता है, बट बाद में बेटा ये रह जाता है, सीड में भी बेटा एज ए माइक्रोपाइल रह जाता है। तो माइक्रोपाइल कभी डिमिनिश नहीं होता, सीड में भी माइक्रोपाइल होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलाजा का क्या होगा? चलाजा का क्या फंक्शन है? द इंटेगुमेंट अराइज फ्रॉम दिस पॉइंट, है ना, चलाजा वो जगह है जहां से इंटेगुमेंट अराइज होता है ना, जहां से शुरुआत होती है। हाइलम इट इज अटैचमेंट ऑफ द फ्यूनिकल टू द चलाजा, ये कार्यक्रम है इसका, चलाजा टू फ्यूनिकल में जो अटैचमेंट है ये हाइलम के लाइन पे है। सिनर्जिड्स सप्लाई मॉइस्चर, मॉइस्चर टू द टिप ऑफ द पोलन ट्यूब, ये मैंने कल लास्ट क्लास में समझाया था किस तरह से वो उसके फिलीफॉर्म एपेडाइटस जो है उसको बहुत ज्यादा वाटर सप्लाई करते हैं, ऑस्मोसिस किस तरह से होता है। ठीक है, सो सप्लाई मॉइस्चर टू द टिप ऑफ द पोलन ट्यूब एंड हेल्प्स इट टू बर्स्ट ओपन, बराबर ये समझाया मैंने आपको किस तरह से उसका है ना ज्यादा ही टर्जिडिटी बढ़ जाती है तो वो फूट ही जाता है पोलन ट्यूब का टिप। एंटीपोडल्स क्या करते हैं? देखो एंटीपोडल्स न्यूट्रिटिव है, वो न्यूट्रिशन दे सकते हैं मेगास्पोर्स वगैरह को, एंड लेटर ऑन डीजनरेट, और डीजनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन होते होते बेटा एंटीपोडल्स विल डीजनरेट। एग सेल, एक सेल क्या करेगा? इट फ्यूज विद द मेल गैमेट टू फॉर्म द जाइगोट, ये इंपॉर्टेंट है। हैप्लॉइड मेल गैमेट प्लस हैप्लॉइड एग सेल गिव्स राइज टू टू एन जाइगोट, सिंपल है ना, इट बिकम्स टू एन जाइगोट। सेकेंडरी न्यूक्लियस का क्या होता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूज विद द अदर मेल गैमेट, क्योंकि देखो पोलन ट्यूब में दो मेल गैमेट आते हैं भाई, है ना, तो दूसरे मेल गैमेट के साथ वो फ्यूज हो जाता है एंड फॉर्म द TPEN। ठीक है, देखो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को ये बनाते हैं। ठीक है, देखो सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n होता है और मेल गैमेट n होता है, तो जो भी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है वो 3n बनता है। ठीक है, सो दिस इज टी का मतलब है ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सो अभी मैं ये इसको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो तो बेटा सबसे पहले ये सब तो बन तो गया है ना, पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि पोलन बन गया है, मेल गैमेटोफाइट रेडी है, फीमेल गैमेटोफाइट भी रेडी है, बट उनको मिलाना पड़ेगा, कुंडली मिलानी पड़ेगी, बाजा बजाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आता है बेटा जीवनसाथी.com, पॉलिनेशन, समझ रहे हो, ये जरूरी है, लोग मिलने तो चाहिए एक दूसरे से। तो देखो यहाँ बहुत सारे तरीके हैं, है ना, बहुत सारे तरीके हैं इन लोगों को एक दूसरे से मिलाने के। मेल गमीट मस्ट बी ट्रांसफर्ड है ना टू अप टू द फीमेल गमीट, ये एक्चुअली एम है, बट गैमेट का तो कोई ऐसा प्रॉपर है ना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो हम लोग पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कराते हैं टू द स्टिग्मा। ठीक है, बाद में वो ऑटोमेटिकली है ना वो पहुंचने की कोशिश करता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस व्हाट इज पॉलिनेशन, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो इस पोर्शन के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है ये, आसान है बहुत, सिर्फ डेटा है। देखो पॉलिनेशन इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर, अभी एंथर से निकलेगा, टू द स्टिग्मा, ये देखो ये है एंथर भैया, एंथर। ठीक है, एक थर के ऊपर दूसरा थर, एंथर। ठीक है, इसमें से पोलन ग्रेन फूटेगा तो निकलेगा एंथर।
यस, अभी दिखाई दे रहा है? यस, अभी आवाज भी आ रही है। वाह, क्या बात है। होता है ऐसे, कभी कभी होता है। देखो, अभी एक कैमरा रियस वगैरह वगैरह के बारे में मैंने बात की। मतलब देखो, ये बंदा है जिसने पहली बार फर्टिलाइजेशन वगैरह को डिस्कस किया था। क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिनेशन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है? इट इज द फर्स्ट इसेंशियल स्टेप टुवर्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये पहला इसेंशियल स्टेप, जरूरी भी है। ठीक है, मेल गमिट और को फीमेल गमिट तक पहुंचाना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे हमेशा याद रखना बेटा कि यहाँ हम लोग वर्ड यूज करेंगे साइफोनोगैमी। साइफोनोगैमी, ठीक है। देखो, साइफोनोगैमी बहुत ही, उसमें उतना ज्यादा डिटेलिंग नहीं है वो नोट्स में। ठीक है, साइफोनोगैमी जो है ये जो है बहुत ही आसान चीज है बेटा। मतलब जब मेल गमीट को पोलन ट्यूब से ट्रांसफर किया जाता है तो उसे हम साइफोनोगैमी कहते हैं। तो हमारा तो एम ये है साइफोनोगैमी मतलब इनडायरेक्ट जर्मिनेशन कराना है। ठीक है, so it leads to the stimulation and germination of the pollen grains to produce male gametes। ठीक है, तो वो गैमेट बनाएगा, दो मेल गैमेट बनाएगा। इट हेल्प्स टू ब्रिंग मेल एंड फीमेल गैमेट क्लोजर, है ना, टू फर्टिलाइजेशन। तो देखो, फर्टिलाइजेशन करने के लिए मेल और फीमेल गैमेट को हमें कहीं ना कहीं एक जगह यूनाइट करना पड़ेगा। तो ये काम पॉलिनेशन से बखूबी हो सकता है। नाउ आपके सामने स्क्रीन के ऊपर पॉलिनेशन के दो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप दिए हैं। एक को हम लोग कह रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरे को हम लोग कह रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सिंपल है बहुत। अभी सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि व्हेनेवर द पॉलिनेशन ऑकर्स बिटवीन बिटवीन जेनेटिकली सिमिलर। अभी जेनेटिकली सिमिलर ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हो गई। मतलब एक ही प्लांट के ऊपर अगर मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनता है तो बेटा वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे। सही बात है ना? एक ही फ्लावर में बनते हैं तो 100 गारंटी है बेटा कि वो एक ही सिमिलर ही होंगे जेनेटिकली। तो बेटा जब जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गन्स के बीच में पॉलिनेशन होता है तो उसे मैं सेल्फ पॉलिनेशन कहता हूं। इट्स अ सिंपल वर्ड। क्रॉस पॉलिनेशन का क्या मतलब होता होगा? क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है कि दो अलग अलग प्लांट है यार। मेल फ्लावर एक अलग प्लांट के ऊपर है, फीमेल प्लांट फ्लावर एक दूसरे प्लांट के ऊपर है, बट ऑफ द सेम स्पीसीज, है ना, सेम स्पीसीज के ऊपर है वो। तो मैं उसको क्या कहता हूँ बेटा? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, द क्रॉस पॉलिनेशन कहता हूँ बेटा। स्पीसीज के बाहर जाएंगे तो वो तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। स्पीसीज के बाहर जाओगे आप, इंटरस्पेसिफिक अगर पॉलिनेशन कराओगे तो वो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। यस और नो? तो वो भी एक क्रॉस पॉलिनेशन का तरीका है, बट हाइब्रिडाइजेशन एक आर्टिफिशियल वे है, नेचुरल वे नहीं है। नेचुरल वे को हम जीनोगैमी कहते हैं। यस सर, नो? ठीक है, नेचुरली क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसको मैं जीनोगैमी ऐसा वर्ड यूज करता हूं। इज इट क्लियर? नाउ विल अंडरस्टैंड दिस थिंग्स वेरी वेरी सिंपली, वेरी क्लियरली। चलो बात करते हैं। देखो यहाँ पे आता है ऑटोगैमी, गिटेनोगैमी, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो, सेल्फ पॉलिनेशन definition and type: when the pollen grains are transferred from the anther to the stigma of the same flower। अभी देखो, एक ही फ्लावर में ना स्टेमेन भी है, एक ही फ्लावर में बेटा स्टिग्मा है। उसी फ्लावर टू फ्लावर हो गया कार्यक्रम, है ना? ये इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन। और अनदर फ्लावर ऑन द सेम मदर प्लांट, एक ही प्लांट के ऊपर दो फ्लावर है, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट के ऊपर है, तब भी बेटा वो जेनेटिकली सिमिलर है। इसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। कितना क्लियर है सबको? क्लियर है ना? आसान है यार, क्या मुश्किल है इसमें, है ना? पॉलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर और पॉलिनेशन विद इन दी
है ना, द फ्लावर्स ऑफ अ सेम प्लांट, इट्स सिंपल। तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अभी ऑटोगैमी क्या है? ठीक है, देखो सेल्फ पॉलिनेशन को हम लोग दो टाइप में है ना समझ रहे हैं। एक है ऑटोगैमी और दूसरा होता है गीटेनोगैमी। ठीक है, व्हाट इज दिस मींस? अगेन द सेम थिंग, व्हेन द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक है, when the pollen grains are transferred from the anther to the stigma of the same flower के ही anther से बेटा same flower है ना हो गया, it is called as a autogamy। auto मतलब बेटा अपने आप कर लेना, खुद ही कार्यक्रम कर लेना, autogamy। and it is possible only in bisexual flowers। अगर बाइसेक्सुअल है फ्लावर, अगर बाइसेक्सुअल है तो उसी में बेटा ऑटोगैमी पॉसिबल है। गीटोनोगैमी क्या है? When the pollen grains of a flower are transferred to the stigma of another flower on the same mother plant, it is called as a geitonogamy। Example, cucurbita or maize। Now we have to see this entire thing in the this portion। देखो यहाँ पे हम लोग आते हैं। ठीक है, अरे फिर से स्क्रीन एंड हो गया, क्या है ये तो सही बात नहीं है बाबा। थोड़ा सा भी स्क्रीन चेंज करो, निकल जाता है। ये शेयर करते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे नोटिस करते हैं, देखो पॉलिनेशन की डेफिनेशन हमको पता हो गई। हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। सेल्फ पॉलिनेशन दो टाइप के हैं, एक है बच्चों ऑटोगैमी और दूसरा है गीटेनोगैमी। अभी ऑटोगैमी क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमी। अब ये बात हमेशा याद रखना बच्चों, हम लोग है ना बहुत इन जनरल सेल्फ पॉलिनेशन को ही ऑटोगैमी कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन को ही हम लोग ऑटोगैमी कहते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा बेटा हमें बहुत ही कीन होना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो सेल्फ पॉलिनेशन कब हो सकता है ना, इसके क्या चांसेस है? देखो कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर द ऑटोगैमी, इसको बड़े ध्यान से समझना। पहली बात तो बाइसेक्सुअलिटी और हर्माफ्रोडाइट नेचर होना चाहिए। मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन तभी हो सकता है कि जब एक ही फ्लावर में दोनों ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, स्टेमेन भी और पिस्टिल भी एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो, तो ही सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। ठीक है, ये एक चांस है। When male and female both reproductive part present within the flower, तो सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। ये कंडीशन है तो सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, जिसको हम लोग बाइसेक्सुअलिटी कहते हैं। दूसरा एक पॉसिबिलिटी बेटा होमोगैमी। अभी होमोगैमी का मतलब क्या है? देखो ध्यान से समझना। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन बाइसेक्सुअल फ्लावर मैच्योर एट द सेम टाइम। देखो टाइमिंग भी सेम होनी चाहिए, एक ही फ्लावर में होने से नहीं होता है। अगर पहले पोलन ग्रेन मैच्योर हो गए तो बेटा वो फीमेल गमीन मैच्योरिटी नहीं आती है, तो बेटा पोलन ग्रेन तब तक खत्म हो जाएंगे, यू नो। सो होमोगैमी मस्ट बी देयर, है ना। ये भी एक कंडीशन है, आपको समझ में आता है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन बाइसेक्सुअल फ्लावर मैच्योर एट द सेम टाइम, एक ही समय पे उनका मैच्योरिटी आना चाहिए, तो ही बेटा ऑटोगैमी हो सकती है। इसको बोलते हैं फ्लावर, है ना। सो फ्लावर्स अगर ओपन होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है। देखो आपको थोड़ा ध्यान से, ये बेटा फ्लावर है, ठीक है, इसमें बेटा ये देखो ये स्टिग्मा है और यहाँ पे बेटा ये एंथर है। ठीक है, फ्लावर ओपन हो गया, पोलन ग्रेन उड़ते हैं और बेटा खुद के ही स्टिग्मा के ऊपर गिर जाते हैं। यही सेल्फ गोल है। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑटोगैमी। ठीक है, सो नाउ यहाँ पे एक और कंडीशन हो सकती है। जब यहाँ पे कैस्मोगैमस कंडीशन, कैस्मोगैमस का मतलब होता है कि फ्लावर ओपन होता है भाई,
बट कोई कोई फ्लावर ऐसे होते हैं, बड़े ही अजीब फ्लावर है, वो कभी ओपन ही नहीं होते, उसका बर्ड कभी ओपन ही नहीं होता, वो क्लोज ही होता है हमेशा। अंदर ही बेटा एंथर है, अंदर ही स्टेमेन है, बराबर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, हम लोग अपने बंद मुट्ठी को फिस्ट कहते हैं। वैसे ही बेटा क्लिस्ट, क्लिस्ट, फिस्ट, ये क्लोज वर्ड है, क्लोज्ड। तो बेटा ये बर्ड कभी ओपन ही नहीं होता, मतलब सम फ्लावर्स आर देयर जो कभी खुलते ही नहीं है बेटा, उनके, है ना, उनकी कलियां कभी खिलती नहीं है, जस्ट दे आर द बर्ड्स, द फ्लोरल बर्ड रिमेन्स क्लोज। तो बेटा वहां पे तो कोई चांस ही नहीं है, वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं। यस और नो, एवरीवन इज क्लियर? अरे क्लिस्टोगैमस, समझ रहे हो? तो बेटा चाज्मोगैमी और क्लिस्टोगैमी, दो वर्ड आपको याद रखनी है। चलो हम लोग समझते हैं। फ्लावर्स ओपन हो जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैज्मोगैमस कंडीशन। एग्जाम्पल, कॉन्वोल्वुलस, गार्डेनिया, कैथेरेंथस, मिराबिलिस, सनफ्लावर। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि देखो इसमें क्या है कि ऑब्वियसली थोड़े चांस है क्रॉस पॉलिनेशन होने के। कितने लोगों को समझ में, अगर फ्लावर ओपन होता है प्यारे बच्चों, तो हनी बी वगैरह विजिट करेगा, तो हो सकता है कि वो पोलन ग्रेन लेके भाग जाए दूसरे फ्लावर की तरफ, बराबर है। ये सेल्फ गोल करना चाहता था, पर आया बेटा दूसरा और अपना, है ना, फुटबॉल लेके भाग गया। So that is what the simple thing you have to understand. The cross pollination can happen in the chasmogamous condition. But बेटा क्लिस्टोगैमी में हो सकता है क्या? कोई बताएगा क्लिस्टोगैमी में कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है क्या? यस, बताओ। बिल्कुल नहीं है। मतलब देखो ये 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है यार एग्जामिनेशन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन गिव्स 100% गारंटी ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन, बताओ। है ना, जिसमें बिल्कुल चांस ही नहीं है रे क्रॉस पॉलिनेशन होने का, कोई चांस नहीं, वो कौन है? क्लिस्टोगैमी। याद रखना ही है, क्लिस्टोगैमी में कोई चांस नहीं बेटा, 100% गारंटी के साथ में सेल्फ पॉलिनेशन होगा, नो इम्प्यूरिटी। यस और नो, है ना, बराबर है। इसमें ये भी तो हो सकता था, ये देखो इस कंडीशन में किसी दूसरे जगह से पोलन ग्रेन लेके आ गया, हनी बी और डाल दिया, ये वाला पोलन बोल रहा है मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा, गए नहीं। ठीक है, सो दैट कैन हैपन। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर, है ना, फ्लावर्स अगर ओपन होते हैं तो उसमें चाज्मोगैमस कंडीशन होती है। क्लिस्टोगैमस कंडीशन का क्या मतलब हो गया, आपको तो मैंने बताया। समटाइम्स बाइसेक्सुअल फ्लावर्स रिमेन क्लोज्ड एंड नेवर ओपन, कभी ओपन ही नहीं होते। सच फ्लावर्स आर नोन एज अ क्लिस्टोगैमस। ठीक है, एग्जांपल पाइसम, पाइसम, लैथाइरस, कोमेलिना ना, ये तो बहुत ही, है ना, बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल है कोमेलिना। ठीक है, कोमेलिना के बारे में ज्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं क्योंकि हमारी एनसीईआरटी भी कोमेलिना ये नाम बोलती है। ग्राउंड नट, वायोला, ऑक्सैलिस। ठीक है, कोमेलिना बेंगलेंसिस नाम का जो प्लांट है ये थोड़ा सा अजब गजब प्लांट है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट बियर्स 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, इसमें 2 प्रकार के फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे। क्या है, आप देखो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मल चास्मोग्लावस फ्लावर है, मतलब जो एरियल फ्लावर है, एरियल फ्लावर है वो ओपन होता है। बट बेटा जो अंडरग्राउंड भी फ्लावर आते हैं, अंडरग्राउंड मतलब अंडरग्राउंड ब्रांचेस बनती है, रूट्स नहीं है, रूट के ऊपर फ्लावर नहीं आते। तो बेटा अंडरग्राउंड जो फ्लावर्स होते हैं वो जो है बेटा वो क्लिस्टोगैमस होते हैं, उनको ओपन होने की कोई जरूरत नहीं है। तो बेटा कोमेलिना नाम का जो प्लांट है इसके ऊपर क्वेश्चन क्यों आते हैं, बिकॉज इट हैज बोथ द टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। एरियल पार्ट में कैज्मोगैमस फ्लावर्स होते हैं और बेटा अंडरग्राउंड पार्ट में ब्रांचेस में बेटा उसको किज्मोगैमस फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, यही चीज आपको ग्राउंड नट में एरेचिस हाइपोजिया में देखने को मिलती है, एरेचिस हाइपोजिया। क्यों? क्योंकि उसको बेटा ग्राउंड नट है ना यार, तो जमीन के अंदर ही तो ब्रांचेस होती है और उन ब्रांचेस के ऊपर बेटा नट्स आते हैं। तो ये नट्स क्यों आ रहे हैं, ये फ्रूट है ना उसका, फ्रूट अंदर क्यों बन रहा है यार? डेफिनेटली फ्रूट इसीलिए अंदर बन रहा है क्योंकि वहां पे फ्लावर है, और वो फ्लावर कैसा होना चाहिए क्योंकि अंदर है, तो क्लिस्टोगैमस। अरे समझ में आता है। एराचिस देख रहे हो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया बेटा, ये देखो ग्राउंड नट आपको दिखाई दे रहा है,
है ना। सो प्यारे बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए क्लिस्टोगैमी सबसे बेस्ट है, मतलब सबसे रिलायबल है, 100% गारंटी के साथ में उसमें बेटा ये हो सकता है। तो कोमेलिना बेंगलेंसिस bears two types of the flowers. Types, these are the open aerial flowers and subterranean closed flowers. Subterranean मतलब अंडर, है ना, अंडर द सॉइल। तो जो फ्लावर्स आते हैं डेफिनेटली बेटा वो क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। सच फ्लावर्स आर कॉल्ड एज अ चैस्मोक्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, ठीक है। और इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं एम्फिकार्पी। इसे क्या कहते हैं? एम्फिकार्पी, मतलब दो प्रकार के फ्रूट्स इसके ऊपर आ सकते हैं। इज इट क्लियर बेटा, समझ रहे हो? ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या पढ़ रहे हैं? एक ही प्लांट के ऊपर, है ना, और एक ही फ्लावर में अगर पॉलिनेशन होता है तो वो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब दूसरे प्लांट की भी जरूरत नहीं, ये प्लांट है, इसी प्लांट के ऊपर बेटा ये फ्लावर है, दैट्स इट। इसी फ्लावर में फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, मेल सेक्स ऑर्गन भी है, यही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना, अबाउट व्हाट आई एम टेलिंग दिस पॉलिनेशन, है ना, ऑटोगैमी। नाउ लेट्स come to here, गिटोनोगैमी। नाउ व्हाट इज द गिटोनोगैमी? गिटोनोगैमी इज वेरी सिंपल। देखो, एक ही प्लांट है, प्लांट एक ही है, ठीक है, यहाँ पे एक फ्लावर है और यहाँ एक फ्लावर है। इस फ्लावर में फीमेल सेक्स ऑर्गन है और इस फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन है। प्लांट तो एक ही है ना बच्चा, पोलन उड़ेंगे 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 उड़ेंगे, अपने ही प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर जाके गिरेंगे। तो ये भी तो सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि जेनेटिकली बेटा सिमिलर ही है वो, क्योंकि एक ही प्लांट के ऊपर डेवलप हुआ है, तब भी इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। बट फर्क इतना हुआ कि दो अलग अलग फ्लावर में आया, है ना, टू डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। अरे कितना सिंपल है यार, है ना। उसको हम लोग बोलते हैं गाइटेनोगैमी। यस, उसे हम लोग गाइटेनोगैमी बोलते हैं। सो पॉलिनेशन ऑकर्स बिटवीन द टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। इसका मतलब जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन ही तो है, बट इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन है। अरे देखो ना, ये क्रॉस पॉलिनेशन हुआ कि नहीं, एक फ्लावर से दूसरे। तो इकोलॉजिकली देखा जाए, सेंस में, ब्रॉड सेंस में देखो तो क्रॉस पॉलिनेशन है, बट बेटा जेनेटिकली इट इज अ सेल्फ पॉलिनेशन। इसीलिए मैंने सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन आपको क्या बताई? व्हेन द पॉलिनेशन अकर्स बिटवीन जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर्स, बराबर, उसको मैं क्या बोलता हूँ? सेल्फ पॉलिनेशन बोलता हूँ। इज इट क्लियर? यस और नो? है ना, मोस्ट ऑफ द जो भी बेटा मोनोएशियस प्लांट होते हैं उन सब में, है ना, गिटोनोगैमी आपको देखने को मिलती है। यस, वेरी क्लियर? कोई कंफ्यूजन है क्या? सादी बात है, बिल्कुल सादी बात है, ठीक है। अब मैं आपको एक और बेटा इसका एक सेल्फ पॉलिनेशन आपको एग्जैक्टली समझ में आया, इसको मैं और भी बढ़िया एक एग्जांपल आपको देता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ, यहाँ तो स्टेटमेंट है नहीं ना, वहां पे ना यहाँ पे, मैं देखो मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, है ना। देखो स्टेटमेंट है, आप भी लिख सकते हो, क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड, क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन, आपने पढ़ा है ना रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ा होगा। वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट्स इज ए सेल्फ पॉलिनेशन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये क्या लिखा है मैंने? अजीब ही लगता है ना स्टेटमेंट, क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन द वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट इज ए सेल्फ पॉलिनेशन। कैसा अजीब स्टेटमेंट है सर, ये क्रॉस पॉलिनेशन है या सेल्फ पॉलिनेशन है? बताओ क्या मतलब है इसका, कितने लोग समझ पाए होंगे? एनीवन कैन एक्सप्लेन? कोई बताना चाहेगा मुझे? देखो मैं बहुत सीधी सी बात बताता हूँ, मान लेते एक प्लांट है यार हमारे पास में, अभी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन
रूट से हो सकता है, स्टेम से हो सकता है, ट्यूबर से हो सकता है, ट्यूबर होता है, ट्यूबर से हो सकता है, बल्बिल से होता है। चलो हम लोग बल्बिल वाला एग्जांपल लेते हैं। हाँ, बल्बिल वाला मेरे पास है ना, ये प्लांट है, देखो यहाँ पे एग्जैक्टली मेरे पास ये प्लांट है ना, ये प्लांट है। अभी क्या हुआ, ये प्लांट के ऊपर ये लीव्स है, ठीक है। ये प्लांट है ना, इसके ऊपर है ना प्यारे बच्चों, इसके ऊपर ये बल्बिल आया, इधर ये बल्बिल आया, ये बल्बिल आया, ठीक है। अब ये बल्बिल यहाँ पे आया और जमीन पे गिर गया भाई, ये जमीन पे गिर गया, ये बल्बिल इधर जमीन पे गिर गया। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, ठीक है बेटा, इस बल्बिल से एक प्लांट तैयार हुआ, ये देखो ये एक प्लांट बन गया, इसके भी लीव्स आए, और इस बल्बिल से ये प्लांट तैयार हो गया, इसके भी लीव्स आए। अब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी है, इसको फ्लावर आया, इसको फ्लावर आया, इसको फ्लावर आया, ठीक है। और क्या हुआ, इसका पोलन ग्रेन बेटा इसके ऊपर जाके गिरा, इसका पोलन ग्रेन इसके ऊपर। तो आपको लग रहा है, ऑब्जर्व करने पे लग रहा है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। ऑब्जर्वेशन तो यही है ना, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर जाके गिर रहा है, अरे वाह क्रॉस पॉलिनेशन है। बट अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये तीनों एक दूसरे के क्लोन है भाई। क्लोन है का मतलब जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट है ये। सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या है, when the pollination occurs between जेनेटिकली सिमिलर। अब ये तीनों ही प्लांट का ओरिजिन एक्चुअली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से हुआ है, इसलिए तीनों क्लोन है, मतलब जेनेटिकली सिमिलर है। तो ये स्टेटमेंट याद रखना, ये ट्रू होगा। अगर क्रॉस पॉलिनेशन आपको वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट्स के बीच में देखने को मिलता है तो वो एक्चुअली सेल्फ पॉलिनेशन ही है, वो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। अरे समझ रहे हो अब प्यारे बच्चों, क्लियर है कह रहे, देखो बहुत आसान है यार ये। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। यस, तो बताओ डिफरेंस क्या है ऑटोगैमी गेटोनोगैमी में। ऑटोगैमी मतलब एक ही फ्लावर में दोनों ही कार्यक्रम चला रहे हैं, ठीक है। गेटोनोगैमी क्या है, दो फ्लावर है बट एक ही प्लांट के ऊपर सिचुएटेड है, दैट इज द डिफरेंस। यस, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बेटा ये सेल्फ पॉलिनेशन के फायदे क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन। सबसे पहले तो खर्चा आपको बच जाता है ना, खर्चा कम होता है, घर के घर में है ना, शादी करा दी लोगों की, किसी को बुलाया नहीं, खर्चा कम हो गया। बेटा अगर शोबाजी करनी है तो बहुत खर्चा होता है। सो देखो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि फ्लावर्स डू नॉट पोजेस शोवी पेटल्स, शोकेस कुछ नहीं है, कोई डेकोरेशन नहीं है ना, नो कलर्स है ना, प्रेजेंस ऑफ सेंट एंड नेक्टर टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। तो बेटा ये नहीं कि गाजा वाजा करना पड़ेगा, नेक्टर बनाना पड़ेगा, खूब सारा खाना बनाना पड़ेगा खिलाने के लिए, है ना, अत्तर की शीशियां खाली करनी पड़ेगी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, सेंट फ्रेग्रेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, या तो बड़ा है बेटा कलरफुल पेटल्स। तो ये बहुत इकोनॉमिक जो खर्चा होता है वो बच जाता है। फ्लावर्स आर कलरलेस, वाइट, इवन ग्रीन फ्लावर्स आर देयर। आपको समझ में आती है बात, अरे जो जमीन के अंदर है अंडरग्राउंड, वो फ्लावर को कलर की क्या जरूरत है बताओ, करेक्ट है क्या। सो फ्लावर्स डू नॉट हैव फ्रेग्रेंस, कलर, है ना, और जो बोलते हैं उसके बाद बेटा उसमें नेक्टर ऐसा कुछ भी नहीं बनाना पड़ता, इसलिए ये बहुत इकोनॉमिकल है। दूसरा, द प्यूरिटी ऑफ द जनरेशन इज मेंटेन। देखो ये हमें, देखो अभी जब हम लोग जेनेटिक्स चैप्टर पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं होमोजेनिसिटी। होमोजेनिसिटी का मतलब क्या है कि मेरे अंदर जो जीन प्रेजेंट है वो आने वाले जनरेशन में वैसे के वैसे वैसे के वैसे चलते रहे, तो मैं उसको बोलता हूं बच्चों, अंडरस्टैंड दिस, ये वर्ड याद रखना, मेंटेनिंग द प्योर लाइन ऑफ द जीन्स। मैं प्योर लाइन मेंटेन करता हूं, मैं होमो मैं होमोजेनिसिटी मेंटेन करता हूं। मतलब जो कैरेक्टर्स है, जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, वो चेंज नहीं होने देना चाहता मैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन से अचीव होता है, एंड दिस विल अचीव the purity of the generations is maintained, the pure line can be maintained, the homogeneity can be maintained, the characters cannot segregate। understand this, लिख के रख सकते हो, yes sir, ये बात होती है बेटा, ठीक है। उसके बाद मिलियंस ऑफ पोलन ग्रेन नहीं बनाने पड़ते, और अगर बनाए भी तो बेटा पोलन ग्रेन का वेस्टेज नहीं होता,
पोलन ग्रेन का वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। किसी भी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, नो नीड ऑफ एनी थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, कोई चाहिए एजेंट चाहिए, नो नीड ऑफ एनी एजेंट। डिपेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, है क्या? कोई तो इंसेक्ट आएगा, पोलन ग्रेन उठाएगा, तब पॉलिनेशन, ऐसा कुछ नहीं है, नो नीड ऑफ डूइंग दिस। आत्मनिर्भर भारत है ये बात को समझो। हम लोग अपना खुद का ये, हाँ ठीक है, अपनी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। सो बेस्ट थिंग इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट सेल्फ पॉलिनेशन की ताकत है भैया ये, है ना। बट यू नो देयर इज अ डिफॉल्ट। क्या प्रॉब्लम है इसमें? प्रॉब्लम ये है कि इवोल्यूशन नहीं होगा यार, वेरिएशन नहीं आएंगे, प्योर लाइन मेंटेन रहेगा तो प्रॉब्लम है। देखो आपको मैं समझा दूं, अगर प्योर लाइन करते हैं, होमोजेनिसिटी होती रही उनके उनके बीच में, उनके बीच में, अगर बेटा अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता रहा तो आने वाली जनरेशन कमजोर होती चली जाती, वीक उसमें, क्योंकि कोई नया वेरिएशन आने के चांसेस बहुत कम है। हरीश बात समझ रहे हो, है ना। तो रेसेसिवनेस जो होता है, जो वीक कैरेक्टर से बेटा उनको बढ़ावा मिलता है, वो एक जगह कंबाइन होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो न्यू एंड हेल्दियर वेराइटीज आर नॉट फॉर्म, नए वेरिएशन नहीं आ पाते, हेल्दियर वेराइटीज नहीं आ पाती, ये चीज होगी, ये बात को समझना है। न्यू एंड हेल्दियर वेराइटीज बनेंगी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। दूसरा, इट रिजल्ट्स इन द वीकर प्रोजेनी, बिल्कुल कमजोर प्रोजेनी आती चली जाएगी, प्रोड्यूसिंग वीकर सीड्स एंड प्लांट्स। वीकर सीड्स, कमजोर सीड आएंगे, कमजोर प्लांट्स आएंगे। एक और बढ़िया ये बेटा कि सेल्फ पॉलिनेशन के वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है ना, वो मेंटेन नहीं हो सकती, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में अलग अलग लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करने चाहिए, यहाँ तो किसी को थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे, समझ रहे हो। इंट्रोवर्ट जैसा काम हो रहा है, तो इंट्रोवर्ट लोग जो है वो सिर्फ, और दुनिया बदल नहीं सकते इंट्रोवर्ट लोग, बस अपना आते हैं, पैदा होते हैं, खाना खाते हैं, गेम खेलते हैं, सो जाते हैं, मर जाते हैं एक दिन, दे डोंट चेंज एनीथिंग। ये तो सब जो भी नाटक हो रहा है, जो भी आप ट्विटर खोलते हैं, जो पॉलिटिक्स दिखता है, तो बेटा वो एक्सट्रोवर्ट लोग करते हैं, है ना। दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो बायोडाइवर्सिटी, बिल्कुल बेटा बायोडाइवर्सिटी जो है अगर मेंटेन रखनी है तो क्रॉस पॉलिनेशन चाहिए, वेरिएशंस आने चाहिए, इवोल्यूशन के चांसेस बनने चाहिए, हेटेरोजाइगोसिटी आनी चाहिए, होमोजाइगोसिटी से नहीं होता, होमोजेनिसिटी से नहीं होता। That is what the point we have to understand. You can write down the word, homozygosity also. ठीक है। So best thing is what, है ना, सेल्फ पॉलिनेशन इकोनॉमिकली बहुत बढ़िया है, ठीक है, बट है ना, इवोल्यूशन के लिए, वेरिएशन के लिए, अगर हमें हाइब्रिड विगर चाहिए, हाइब्रिड प्लांट चाहिए, तो उसके लिए बेटा इनसफिशिएंट है ना, ये बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन नहीं रख सकता। इतना क्लियर है, मेरिट एज वेल एज डीमेरिट हो गया। अब बात करते हैं बच्चों क्रॉस पॉलिनेशन की, ये तो और भी आसान है। क्रॉस पॉलिनेशन एलोगेमी, it includes the transfer of the pollen grains from the anther to the stigma of the flower of another plant of same, यहाँ पे important है, same or different species. Now this is a very important point, ठीक है। देखो क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है बिटवीन द टू वेराइटीज ऑफ द सेम स्पीसीज। आपको कितने लोगों को समझ में आया क्या बोला मैंने? दो वेराइटीज है, ये एक वेराइटी है, ये एक वेराइटी है ना, बट एक ही स्पीसीज है। तो मैंने क्या कहा, विद इन द स्पीसीज क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, ठीक है, समझ रहे हो। ये हो सकता है, या तो बेटा ये एक स्पीसीज है, ये एक स्पीसीज है, दो अलग अलग स्पीसीज है बट ऑफ द सेम जीनस, तो मैं बोलता हूं इसको इंटर स्पेसिफिक पॉलिनेशन, दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में हुआ। अरे कितने लोगों को क्लियर है? आसान है ना ये, है कि नहीं? तो देखो नेचुरली जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है ना, वो होता है एक ही वैरायटी के दो फ्लावर के बीच में खास करके पॉलिनेशन होता है, क्योंकि अलाउ किया जाता है, अलाउ किया जाएगा। ऐसा एकदम से अलाउ होगा क्या
कि आप एक स्पीसीज और दूसरे स्पीसीज के टोमेटो और पोटैटो के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, ऐसा नहीं होता। हम लोग करा सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हैं, बट नेचुरली ये बहुत फिजिबल नहीं होता। सो इट इज कॉल्ड एज अ क्रॉस पॉलिनेशन और एलोगैमी ऑटोगैमी और जीनोगैमी, इसको हम लोग जीनोगैमी कहते हैं। ठीक है, सो पॉलिनेशन अकर्स बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। अब यहाँ पे क्या है, जेनेटिकली एंड इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन है ये दोनों तरफ से। क्यों? क्योंकि प्लांट्स मस्ट बी जेनेटिकली डिसिमिलर। डिसिमिलर का मतलब एकदम बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, बट है ना, यही कि एक ही स्पीसीज के हो या एक ही वैरायटी के हो, बट ठीक है, दूसरे अलग अलग पेरेंट्स से आए हो, तो उतनी से डिसिमिलरिटी चलती है। तो बेटा अगर सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करना है, ये बड़ा ही ध्यान से सुनने वाला पैराग्राफ है नीचे का, समझने वाला, सुनने वाला, क्योंकि देखो एम्स की एग्जाम तो आजकल होती नहीं, बट एम्स में इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन है। देखो कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन, कॉन्ट्रीवेंसेस मतलब टूल्स भी हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं टूल्स। आप कौन से टूल्स यूज करोगे या कौन से फिनोमेना यूज करोगे अगर आपको सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करना है और क्रॉस पॉलिनेशन इंड्यूस करना है? इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन देखो, सेल्फ पॉलिनेशन पहले था, प्रिमिटिव मेथड है। क्रॉस पॉलिनेशन जो है बेटा बाद में है ना इवॉल्व होकर के बना हुआ है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। तो देखो क्या क्या होगा। पहला तो सबसे पहली चीज, अगर क्रॉस पॉलिनेशन होनी है तो होना चाहिए बेटा यूनिसेक्सुअलिटी। या तो फ्लावर मेल फ्लावर होना चाहिए या तो फीमेल फ्लावर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों ही एक ही फ्लावर में है। इसको हम लोग डिक्लाइनी बोलते हैं, DICLINE। ठीक है, सो डाइक्लाइनी ये वर्ड होता है। बायसेक्सुअलिटी होगी तो मोनोक्लाइनी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ डाइक्लाइनी है मतलब यूनिसेक्सुअलिटी है। डाइक्लाइन मतलब दो पार्टनर होने चाहिए, एक ही पार्टनर में दोनों चीजें होगी तो मोनोक्लाइनी हो जाता है। क्लियर है क्या? तो मोनोक्लाइनी इज नेसेसरी फॉर, बताओ मोनोक्लाइनी किसके लिए जरूरी है? सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जरूरी है। डाइक्लाइनी इज नेसेसरी फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन। एवरीवन इज क्लियर? अरे समझ रहे हो? डाइक्लाइनी में फ्लावर्स कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल। इफ फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल then allogamy is obligatory. It is of two types. ठीक है, ऑब्लिगेटरी होगा। अब इसमें दो टाइप आते हैं, मोनोएशियस एंड डायोशियस। मोनोएशियस मतलब व्हेन मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सेम प्लांट। ठीक है, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट हो तो उसे हम लोग मोनोएशियस कंडीशन कहते हैं। बट द प्रॉब्लम इज उसे हम लोग गिटेनोगैमी कहते हैं। अगर एक ही प्लांट के ऊपर, बड़ा ध्यान से सुनना, अगर एक ही प्लांट के ऊपर दोनों फ्लावर है और उनमें पॉलिनेशन होता है तो उसे बेटा हम लोग गिटेनोगैमी कहते हैं। इज इट क्लियर? यस, है ना? ऑल्दो इट इज रिटन इन द मोनोएशियस कंडीशन इन द क्रॉस पॉलिनेशन, बट इट इज अ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ गोल है ना यार, एक ही प्लांट के ऊपर अगर है तो। ठीक है, सो वाई सर इधर क्यों लिखा है, फिर ये इधर क्यों लिखा है, ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा आप सोच रहे होंगे। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, देख लो। अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये प्लांट है भैया, इस प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर है, ठीक है, और इसी प्लांट के ऊपर फीमेल फ्लावर है। जी सर, फीमेल फ्लावर डन। हाँ, ये दूसरा प्लांट है बेटा, इसके ऊपर फीमेल फ्लावर है, ये लो फीमेल फ्लावर, और इसके ऊपर बेटा मेल फ्लावर है। ओके, नाउ देयर आर टू थिंग्स कैन हैपन। शायद आप समझ भी गए होंगे, देख लो। एक चीज ये हो सकती है कि इस मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन उड़ करके बेटा उसी फीमेल फ्लावर पे गिर जाए सेम प्लांट पे, तो ये तो गिटेनोगैमी है। करेक्ट है, सब समझ गए? ये गिटेनोगैमी है। बट देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी, और वो क्या है बताओ? और क्या है वो, क्या है बताओ? ये देखो, यहाँ से ये लेके पोलन ग्रेन चला गया और ये यहाँ पे चला गया भाई। तो पोलन ग्रेन कैन बी गिवन टू द अनदर प्लांट्स फीमेल फ्लावर, यस और नो? तो ये तो गिटेनोगैमी है, बट ये तो क्रॉस पॉलिनेशन है, जिनोगैमी। एक्स
समझ गए क्या? यस और नो? तो मोनोइशियस कंडीशन गिव इज ओपन फॉर बोथ. It is open for the geitonogamy. It is open for, बोलो, it is open for xenogamy. Xenogamy मतलब real cross pollination. Yes, समझ रहे हो? तो ये कंडीशन है. डायोशियस है तो भैया बल्ले बल्ले हैं यार, इसमें तो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा और कुछ नहीं. देखो डायोशियस कंडीशन, व्हेन मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ डिफरेंट प्लांट. अगर दो डिफरेंट प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं तो ऑब्वियसली है ना डायोशियस कंडीशन ही होगी और वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा. एग्जांपल पपाया, डेट पाम. अब ये हमारा पपाया और डेट पाम हमारे एनसीईआरटी में दिए गए एग्जांपल्स में है. याद रखना, फ्लावर यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं एनसीईआरटी से नीट में. पपाया का फ्लावर यूनिसेक्सुअल, डेट पाम फ्लावर यूनिसेक्सुअल. रिमेंबर डायोशियस कंडीशन शोइंग द डाइक्लाइनी. करेक्ट है क्या? है ना? डाइक्लाइनी का मतलब आप समझ चुके हो. ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, मोनोक्लाइनी की डाइक्लाइनी. डाइक्लाइनी है ना? ओके. सो नेक्स्ट मतलब डायोशियस कंडीशन होती है, डाइक्लाइनी होती है. अभी ये हो गया बेटा एक कंसेप्ट डाइक्लाइनी का. दूसरा कंसेप्ट है डाइकोगैमी और हेटेरोगैमी. अच्छा, होमोगैमी क्या था रे? होमोगैमी मैंने कहा था कि मैच्योरिटी जो है, अभी सपोज एक ही फ्लावर में दोनों भी है, मेल सेक्स ऑर्गन भी है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, बट कंडीशन है कि दोनों का मैच्योरिटी एक ही समय पे आना चाहिए. ठीक है? अगर दोनों की मैच्योरिटी एक समय पे नहीं आती तो बेटा तब भी उनमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा. तो बेटा डाइकोगैमी वही है. डाइकोगैमी या हेटेरोगैमी जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स मैच्योर एट डिफरेंट टाइम. कोई कोई फ्लावर में पहले एंड्रोशियम मैच्योर हो जाता है, गाइनोशियम होता ही नहीं है. किसी किसी फ्लावर में पहले बेटा गाइनोशियम मैच्योर होता है, एंड्रोशियम होता नहीं है. तो बेटा वो एक जगह पे रहने के बावजूद भी, ठीक है, उनके बीच में पॉलिनेशन नहीं हो सकता. हो गया ना? सेल पॉलिनेशन अवॉइड किया कि नहीं? टाइम, टाइम मैटर करता है ना? सो अंडरस्टैंड दिस. प्रोटेंड्री, प्रोटेंड्री क्या है ना? डाइकोगैमी का एक टाइप है. व्हेन एंथर्स मैच्योर बिफोर स्टिग्मा, जब मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन से पहले ही मैच्योरिटी शो करता है तो उससे हम लोग कहते हैं प्रोटेंड्री. इज इट क्लियर? समझ लो उसे क्या कहते हैं, प्रोटेंड्री. एग्जाम्पल सनफ्लावर, कॉटन, क्लेरोडेंड्रॉन, सैल्विया. ये एक एग्जाम्पल देंगे सैल्विया का. ठीक है, सैल्विया इसका अलग ही एक कार्यक्रम है. दिस इज अ प्रोटेंड्री. प्रोटेंड्री क्या है? एंथर्स मैच्योर बिफोर स्टिग्मा. एंड व्हाट इज अ प्रोटोगाइनी? नाम से समझ में आता है, गाइनोशियम मैच्योर बिफोर द एंड्रोशियम. एंड्रोशियम मैच्योर बिफोर, ये है ना वर्ड प्रोटोगाइनी. प्रोटोगाइनी का क्या है? स्टिग्मा मैच्योर बिफोर एंथर. एग्जांपल एरिस्टोलोचिया, मैग्नोलिया, ग्लोरियोसा. ये नाम मैंने बताया. लिली, लिली फैमिली में लिली हैज है ना ग्लोरियस फेस. तो बेटा ग्लोरियोसा, मैग्नोलिया, एरिस्टोलोचिया. सो दीज आर व्हाट द एग्जांपल्स. ये एक अलग अलग एग्जांपल्स है जो कि बेटा डाइकोगैमी मतलब क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं, सेल पॉलिनेशन को अवॉइड कराते हैं. एंड देन आता है बेटा हर्कोगैमी. व्हाट इज दिस? व्हाट इज हर्कोगैमी? हर्कोगैमी का मतलब है कि एक ही जगह पे मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, बट उनके बीच में बेटा हम लोगों ने दीवार खड़ी कर दी है. ठीक है, दीवार एक जगह पे है, एक दूसरे को सुन तो सकते हैं बट दिखते नहीं है, रीच नहीं हो सकते, इस तरह से. सो इट इज द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल फिजिकल बैरियर बिटवीन द एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. ऐसा भी किसी किसी फ्लावर में करके रखा गया. देखो ये हर चीज हर फ्लावर में नहीं होती है, अपना अलग अलग फ्लावर में अलग अलग टूल्स यूज किए हैं, ये बात समझो. ठीक है, इट इज द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल बैरियर बिटवीन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम which helps in the avoiding the cell pollination. तो सेल पॉलिनेशन होने. कैलोट्रोपिस, ऑर्किड्स,
ठीक है, इनमें बेटा ये है ना बाइफर्केशन होता है, या वो स्ट्रक्चरली ऐसे बने होते हैं, स्ट्रक्चरली ही ऐसे बने होते हैं कि वो है ना सेम फ्लावर के गाइनोशियम के ऊपर है ना जो पोलन ग्रेन है वो गिर नहीं सकते, जा नहीं सकते। इन कैलोट्रोपिस, देखो कैलोट्रोपिस का एग्जांपल दिया है, स्टिग्मा ऑफ गाइनोशियम is fused with the polonium anthers and forms the gynostagium disc। तो जो स्टिग्मा होता है, ठीक है, वो जो एंथर्स होते हैं उनके साथ बेटा फ्यूज्ड है चारों तरफ से, इस तरह से जैसे फ्यूज्ड, ठीक है। तो इसकी वजह से एक स्टेज जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, गाइनोस्टेजियम डिस्क, मतलब पोलन ग्रेन निकलेगा तो ऐसे निकल करके दूर जाएंगे, उसके खुद के ऊपर वो पोलन ग्रेन नहीं, पोलन एंथर ने उसको कवर करके रखा हुआ, ऐसा बैरियर बना के रखा है। पोलन ग्रेन लिबरेट भी होंगे तो पोलन ग्रेन निकल करके दूसरे प्लांट की तरफ जाएंगे, वो उसके खुद के ऊपर नहीं आते, ठीक है। तो दैट इज अ बैरियर, है ना, गाइनोस्टेजियम, ये वर्ड डिस्क आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। दैट्स इट, दैट इज व्हाट द सिंपल थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो पॉलिनियम क्या होता है? पॉलिनियम मतलब ऐसे बेटा एंथर जो है ऐसे बेटा एक सर्कुलर स्टेज बना लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनियम, पक्का। सो दिस वे वो इस तरह से वहां पे एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा डिस्क बना लेते हैं जो प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है खुद स्टिग्मा के अगेंस्ट। तो उनके जब एंथर निकलेंगे तो वो ऐसे उड़ के हवा में उड़ ऊपर से जाना चाहते हैं, तो वैसे होता ही नहीं है क्योंकि ऊपर से खुद ही उसने कवर करके रखा हुआ है। सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो ये देखो, ये जो चीज होती है डेफिनेटली बेटा, है ना, इसको हम लोग हर्कोगैमी कहते हैं। एक और चीज है जिससे हम लोग सेल पॉलिनेशन को अवॉइड कर सकते हैं, वो है हेटेरोस्टाइली। अभी हेटेरोस्टाइली का मतलब क्या है? फ्लावर्स आर डायमॉर्फिक। डायमॉर्फिक का मतलब इसमें क्या होता है ना, अलग अलग लेंथ होती है। अभी आप लोगों को मैंने टेट्रा डायनेमस कंडीशन आपको पढ़ाई है, ठीक है, या तो डायडाइनेमस कंडीशन मैंने आपको बेटा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आपने पढ़ा है, टेट्रा डायनेमस कंडीशन, डायडाइनेमस कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशन आपने देखा है। तो उसमें स्टेमेन की लेंथ वेरी करती है। हेटेरोस्टाइली क्या हो? दिस फैसिलिटेट द क्रॉस पॉलिनेशन, डिफरेंस इन लेंथ ऑफ द फिलामेंट एंड स्टाइल, देन हेटेरोस्टाइली टेक्स प्लेस। मतलब देखो, ये फ्लावर है, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे देखो ये स्टिग्मा है, और यहाँ पे बेटा एंथर ये है स्टेमेन। अब स्टेमेन यहाँ पे एंथर है, तो जो एंथर का स्टेमेन इतना लॉन्ग है कि उसके पोलन ग्रेन निकलेंगे तो वो कहीं और ही जाएंगे, इधर नहीं आते, इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ा दिया। तो द लेंथ डिफरेंस बिटवीन द स्टाइल एंड द स्टेमेन इज टू मच। इतना डिफरेंस होता है स्टाइल और स्टिग्मा के लेंथ में, उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोस्टाइली। स्टाइली मतलब स्टाइल की लेंथ इतनी वेरी करती है विद द स्टेमेन कि वो पोलन ग्रेन वहीं के वहां पे आ नहीं सकते, क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। जब भी हेटेरोस्टाइली आएगा तो आंसर आएगा बेटा प्रिम्यूला, प्राइम रोज, जास्मिन, दीज आर द एग्जांपल्स, ठीक है। प्राइम रोज को अब याद रखो, प्राइम्यूला, ठीक है, ये क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है प्राइम रोज का, और एनसीईआरटी इसको मेंशन करती है प्राइम रोज, ठीक है। देखो उसके बाद सबसे खतरनाक जो चीज है बेटा वो है सेल्फ स्टेरिलिटी, ठीक है। अभी सेल्फ स्टेरिलिटी एक बहुत ही अलग सा कंसेप्ट है जिसको अच्छे से डिटेल में हम लोग समझेंगे, ठीक है, बट इसके लिए पेन एंड पेपर मेथड की जरूरत है। जस्ट आई विल गिव द एग्जांपल, जैसे कि टी, मालवा, है ना, पेटूनिया, सोलैनम, निकोटियाना, दिस आर द प्लांट्स, निकोटियाना टोबैको, सोलैनम है ना पोटैटो, पेटूनिया आपको पता है वो भी सोलेनेसी फैमिली का प्लांट है, ठीक है। सो मेलवेसी, मेलवेसी मतलब जो आपका क्या बोलते हैं फैमिली है, हिबिस्कस वाली फैमिली, ठीक है। सो एनीवे सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी ये जो है वो जेनेटिकल प्रॉपर्टी है, जेनेटिकल, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। क्या कह रहा है ये? ड्यू टू फिजियोलॉजिकल और जेनेटिकल रीजंस द पोलन्स फेल्स टू जर्मिनेट on its own stigma
माय गॉड, ये क्या चीज हो रही, चलो हम लोग समझते हैं, ठीक है। अरे इधर ही है ना। ओ लो, ये ले लेते हैं, यूज कर लेते हैं, हाँ ठीक है, ब्लैंक है। चलो देखो, मैं यहाँ पे आपको बहुत सिंपल सी बातें बताता हूँ, है ना। प्यारे बच्चों, अगर आपने थोड़ा बहुत भी जेनेटिक्स पढ़ा है, ठीक है, थोड़ा बहुत भी जेनेटिक्स पढ़ा है, तो यहाँ पे हम लोग बहुत सादी सी बात बोलते हैं। देखो, ये है मेरी आंखें और ये आंखों का कलर, तो आंखों का कलर ब्लैक है। इसका मतलब मेरे डीएनए में जो जीन प्रेजेंट है उसको मैं कहता हूँ, है ना, आई कलर जीन। ये आई कलर जीन मेरे डीएनए का डिटरमाइन करेगा कि मेरी आंखें ब्लैक कलर की होनी चाहिए। बट ऐसा हुआ ना, मेरी आंखों को मैंने ऐश्वर्या राय की आंखों से कंपेयर किया, तो मुझे पता चला कि मेरी आंखें थोड़ी अच्छी है, ब्लैक है ना, ठीक है, और उनकी ब्लू है। ब्लू ना, मैंने सोचा भाई, अरे अगर ब्लू है इसका मतलब उनके डीएनए में, ठीक है, जो जीन है, अरे वो भी तो आई कलर का ही जीन है। अगर चाहे उनके पास ब्लैक, मेरे पास ब्लैक कलर की आंखें हैं, उनके पास ब्लू कलर की आंखें हैं, या तो बेटा किसी के ग्रीन कलर की आंखें हैं, ठीक है, बेटा सबके पास आई कलर का जीन है। कोई भी एक क्रोमोसोम ले लेते हैं हम लोग, कोई भी, है ना, ऐसे जनरल बात करते हैं। यहाँ पे कहीं तो बेटा सिचुएटेड है वो जीन इस क्रोमोसोम के ऊपर, सपोज मान लेते हैं ये 11वें नंबर का क्रोमोसोम है। मेरे पास तो 23 क्रोमोसोम है ना, मैं ह्यूमन बींग हूँ, सबके पास 23 है। तो 11वें नंबर के क्रोमोसोम के इस आर्म के ऊपर आई कलर का जीन प्रेजेंट है, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आया कि मैंने क्या बड़बड़ की? सबको समझ में आया? ठीक है, मतलब जीन तो एक ही है रे, जीन तो एक ही है, वो कौन सा है? द जीन ऑफ आई कलर, यस और नो? जीन ऑफ आई कलर, बट इन अ सिंगल पॉपुलेशन ऑफ द ह्यूमन बींग्स, मैंने ऑब्जर्व किया कि ये जीन, ये एक ही जीन एक जैसा एक्सप्रेस नहीं होता। किसी में बेटा ये ब्लैक कलर दे रहा है, किसी में बेटा ये ब्लू कलर दे रहा है, किसी में ग्रीन कलर दे रहा है, किसी में ब्राउन कलर दे रहा है। इसका मतलब एक ही जीन के अलग अलग बेटा एक्सप्रेसिव कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, इनको मैं कहता हूँ एलील। एक ही जीन के अलग अलग एक्सप्रेशन, उसको मैं क्या कहता हूँ? एलील। कुछ समझा क्या? अरे कुछ समझे? एक ही जीन के अलग अलग एक्सप्रेशंस को मैं कहता हूँ एलील। अलग अलग अलील, इतना आसान है। ये हिंदी वाला वर्ड उठाया नहीं है उन्होंने, बस मैच हो रहा है ना, कर दिया हमने। एलो, एलो मतलब होता है डिफरेंट, एलिल। सो दीज आर व्हाट द एलोमॉर्फ ऑफ द सेम जीन, क्योंकि पोजीशन वही है, आई कलर का जीन यहीं पे है, चाहे मेरा हो, चाहे ऐश्वर्या राय का हो, चाहे किसी का ग्रीन कलर वाले का हो, हर एक का आई कलर का जीन यहीं पे, 11वें क्रोमोसोम पे। जनरल बताया, ये गलत है बट मैंने बताया कि अगर मैंने मान लिया तो यहीं पे हर एक का उसी क्रोमोसोम के ऊपर उसी पोजीशन पे जीन प्रेजेंट होगा जो आई कलर को डिटरमाइन करेगा। मेलेनिन पिगमेंट का थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन कम ज्यादा होता है, उससे अलग अलग कलर बनते हैं। दैट इज अ फर्दर केस, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको जीन और अलील समझ में आया क्या? जीन और अलील समझ में आया ना? यही चीज बेटा मेंडल भाई ने बताई, बोले कि जीन ऑफ द लेंथ ऑफ द प्लांट, पी प्लांट, ये लेंथ का जीन है, ये एक्सप्रेस हो सकता है, या तो प्लांट टॉल होगा या तो प्लांट डॉर्फ होगा। बराबर है? बोला कि ये लोगों कैपिटल टी स्मॉल टी, तो क्या है बेटा? gene of a length, height of plant can express in different ways. It can be tall, it can be dwarf. तो ये हो गया बेटा दो अलिल, यस और नो? इसको मैं अलिल कहता हूँ। इज इट क्लियर? इसका मतलब है कि किसी भी एक जीन के, है ना, दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू अलील हो सकते हैं, मोर देन टू अलील हो सकते हैं। नाउ यहाँ पे आते हैं, हमारे टर्न पे आते हैं। देखो, एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी, ठीक है। सेल्फ स्टेरिलिटी के लगभग बेटा
7 to 8 अलील्स मौजूद है। इनको हम लोग ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे। तो 7 to 8 अलील्स आर प्रेजेंट। याद रखना ये सेल्फ स्टेरिलिटी, जिनको हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं, S1, S2, S3, S4, ये सारे अलील है, S5, S6, S7, सो ऑन। आर यू क्लियर? है ना, इतने अलील मौजूद है पॉपुलेशन में। अब इनका क्या है सर, ये क्या है, आप क्या बता रहे हो? देखो सर, सेल्फ स्टेरिलिटी का जीन है, उसके अलग अलग फॉर्मेट बेटा अवेलेबल है, अलग अलग एक्सप्रेशंस अवेलेबल है। ठीक है, ये समझ रहे, S1, S2, S3, S4। अब ये क्या होता है, चलो देख लेते हैं, मेरे को अभी समझ में आना चाहिए। देखो देखो यहाँ पे मैंने बना दिया स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, यहाँ पे बेटा ओव्यूल है। ठीक है, अब अगर ये डिप्लॉयड होता है ना बेटा, ये तो डिप्लॉयड है, तो डिप्लॉयड है मतलब दो अलील प्रेजेंट है यहाँ पे, S1 और S2। ठीक है, 11वें नंबर के क्रोमोसोम मान लेते हैं, तो S1, S2। ठीक है, अगर सपोज बेटा इसका खुद का पोलन ग्रेन बनेंगे, तो जब इसके खुद के पोलन ग्रेन बनेंगे तो या तो पोलन ग्रेन में S1 हो सकता है हैप्लॉइड, या दूसरा पोलन ग्रेन बनेगा उसमें हो सकता है S2। ठीक है, तो क्या होगा, ये पोलन ग्रेन अगर यहाँ पे गिर गया तो बेटा थोड़ा सा पोलन ट्यूब आएगा, बाद में पता चलेगा अरे ये तो S1 है ना। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी दोनों में आ जाएगी, क्योंकि S1 मैच हो गया, फ्लावर तो पोलन ग्रेन विल नॉट जर्मिनेट, पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सेल्फ स्टेरिलिटी का जीन मैच हुआ है, स्टेरिलिटी का। इनकम्पेटिबिलिटी, कॉम्पेटिबल नहीं है, एक दूसरे का विरोध करने वाले, अरे मैच हो गया मतलब अभी जर्मिनेट नहीं करने का, अपने को तो क्रॉस पॉलिनेशन ही करना है, सेल्फ पॉलिनेशन पूरी तरह से अवॉइड करना है। तो बेटा अपना ही जीन अगर दिख रहा है दोनों तरफ तो बिल्कुल कैंसल, डील कैंसल हो गया। अरे समझ रहे हो क्या, डील कैंसिल क्यों हुई? डील कैंसिल क्यों हुई? अपने ही घर का वीडियो दिख रहा है, अपने को तो चाहिए ही नहीं, दूर का बंदा लाना है। ठीक है, सो दिस इज गुड, है कि नहीं? सेल्फ, बिल्कुल सेल्फ स्टेरिलिटी जीन है ये, वो अवॉइड करता है, सेम अलील मैच करके अवॉइड। चलो सोचो कि ये वाला पोलन ग्रेन गिरेगा तो क्या होगा। मान लेते हैं ये पोलन ग्रेन, थोड़ा सा पोलन ट्यूब जर्मिनेट होते ही पता चलेगा अरे ये तो वही केमिकल रिलीज कर रहा है जो अपने S2 के पास में है, ये भी अपना ही है, इसको भी नहीं, अवॉइड, अवॉइड हो गया। तो बेटा यहाँ पे 100% है ना, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी हमें देखने को मिलती है। सॉरी, समझ गए क्या एवरीवन? चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ बच्चों, यहाँ देखना, ये प्लांट है, ये है बेटा, इसमें है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी के दूसरे एलील पे देते S3, S4। अगर ये आके गिर गया तो बच्चों ये वाला क्या होगा बताओ? अरे बोलो ना, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो बोलोगे, नहीं है तो ज्यादा ही जेनेटिक्स पढ़ाना पड़ेगा, ऐसा है, ज्यादा डीप जाना पड़ेगा। बताओ ये यहाँ पे क्लियर है क्या होगा? ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे कॉम्पेटिबिलिटी होगी, क्योंकि इनकॉम्पेटिबिलिटी नहीं हो रही है, इसके पास S1 है, इसके पास S3, S4 है, मैच ही नहीं हो रहा, तो पोलन ट्यूब आगे बढ़ेगा, जर्मिनेट होगा। क्योंकि पता चल गया ना कि यार ये अपना पोलन ग्रेन नहीं है, किसी दूसरे का पोलन ग्रेन है, अपने ही स्पीसीज का है बट दूसरा है, तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, बट सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड किया जाएगा। यस और नो? अगर सपोज ये भी पोलन ग्रेन आके गिरता है यहाँ पे, ये तो S2 वाला है ना, ये भी बेटा जर्मिनेट हो सकता है, इसका भी पोलन ट्यूब बनेगा, इसको अवॉइड नहीं, तो यहाँ पे बेटा क्या होता है, 100%। ठीक है ना, कॉम्पेटिबिलिटी हमें देखने को मिलती है। क्लियर है रे? नाउ इमेजिन कंडीशन, देखो मेरे पास एक अ, ऐसा बेटा गाइनोशियम है जिसके अलील है ना, कैसे देखो, इसके अलील है S1, S4, ये अलील है इसके पास में। ठीक है, तो क्या बेटा इस प्लांट के साथ इसका कॉम्पेटिबिलिटी कितना होगा? अगर मैं लिखूं कि इसका कॉम्पेटिबिलिटी 50% है ना, इनकॉम्पेटिबिलिटी है। कितने लोगों को समझ में आया?
कितने लोगों को समझ में आया? देखो इसके दो टाइप के पोलन ग्रेन बनेंगे, क्योंकि देखो पोलन ग्रेन हमेशा हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड में दोनों अलील होते हैं ना, S1 S2। पर जब हैप्लॉइड बनेगा तो एक एक अलील जाएगा, S1 एक तरफ जाएगा, S2 एक तरफ जाएगा। तो बेटा ये S1 वाला अगर आपके गिरता है तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये भी मैच हो रहा है इसके साथ। बट अगर ये S2 वाला आता है तो बेटा यहाँ ये जर्मिनेट कर जाएगा, क्योंकि ये मैच नहीं हो रहा। तो ये हो जाता है बेटा 50% इनकॉम्पेटिबिलिटी। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन राइट नाउ आस्क मी बेटा, क्योंकि ये कंसेप्ट ये समझ में आना चाहिए। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी विद इन जेनेटिकली ये कंट्रोल होता है, अलील के बेटा थ्रू ये कंट्रोल होता है, थ्रू द अलील ये कंट्रोल हो रहा है। अगर बेटा अलील सेल्फ स्टेरिलिटी के अलील मैच हो गए तो रिजेक्शन पक्का है। इज इट क्लियर? देखो फिर से बोलता हूँ, बहुत आसान है। अगर सेल्फ स्टेरिलिटी के अलील मैच हो गए तो रिजेक्शन पक्का है। बट अगर मैच नहीं हुए, डिफरेंसेस है, तो फिर बेटा है ना पॉलिनेशन हो जाएगा। क्योंकि ये अलाउ, ये समझ में आता है कि यार नहीं, ये अपने ही प्लांट का पोलन ग्रेन नहीं है, दूसरे प्लांट का पोलन ग्रेन है, तो उसको अलाउ करता है। ये सारे प्लांट में नहीं होता, बट देखिए ये टूल भी एग्जिस्ट करता है ताकि सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड किया जा सके। तो इससे बहुत अच्छे से सेल्फ पॉलिनेशन को, जेनेटिकली बेटा सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड किया जा रहा है। ठीक है, अलील शुड नॉट मैच। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन है क्या? पूछ लो। आगे बढ़े क्या फिर? अरे कुछ तो बोलो यार, कुछ तो। मुझे तो समझ में आया कि मुझे आगे बढ़ना है, यहीं रुकना है, इसी पे ऊपर चर्चा करनी है। अच्छा, तो देखो बेटा यहाँ पे है ना दो प्रकार की सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी आती है, जो बड़ी मुश्किल है समझना। बट आगे आगे इसको भी हम लोग समझेंगे, अभी मैं वो पॉइंट छेड़ूंगा नहीं, बट मैं ये बोल देता हूँ कि सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी दो प्रकार की हो सकती है। एक स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, एक गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। किसके पास इतना बेटा लॉजिक है आप में से जो इन दो वर्ड्स को मुझे समझा सके? किसी के पास लॉजिक है? स्पोरोफिटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी, गैमेटोफिटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी, किसके पास लॉजिक है? आपके सामने है ये सब कुछ, इसका एक्सप्लेनेशन इन फ्रंट ऑफ यू, इट इज देयर। ठीक है, एनीवन? देखो यहाँ पे बेटा चीज को समझना प्यारे बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ, जो चीज डिप्लॉयड है ना प्लांट्स में उसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं, और जो हैप्लॉयड है उसे हम गैमेटोफाइट कहते हैं। करेक्ट है, गैमेटोफिटिक जनरेशन कहते हैं। यहाँ में मुझे बताओ स्पोरोफाइटिक कौन है? गायनोशियम स्पोरोफिटिक है और पोलन ग्रेन गैमेटोफिटिक है। तो क्या होता है, सेल्फ स्टेरिलिटी जो होती है ना उसमें कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। अगर बेटा उस पे स्पोरोफाइट का ज्यादा असर है तो उसको मैं स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी कहता हूँ। मतलब अगर गाइनोशियम का जो कंट्रीब्यूशन है इस इनकॉम्पेटिबिलिटी में अगर ज्यादा है तो उसे मैं स्पोरोफिटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी कहता हूँ। और प्यारे बच्चों, अगर उसके ऊपर पोलन ग्रेन का इम्पैक्ट ज्यादा है तो फिर उसे मैं क्या कहता हूँ? गैमेटोफिटिक, है ना, सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी कहता हूँ। कितने लोगों को क्लियर हुआ? लिखना नहीं है, समझना है, क्योंकि आगे आएगा। ठीक है, देखो मुद्दा बहुत क्लियर है। सेल्फ बहुत आसान है। देखो 2n मतलब क्या होता है? आप जिम्नोस्पर्म पढ़ चुके हो, ब्रायोफाइट पढ़ चुके हो, टेरोइड। 2n इज अ स्पोरोफिटिक जनरेशन, n हैप्लॉइड इज ए गैमेटोफिटिक जनरेशन। होता क्या है कि देखो दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है यार सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी में, गाइनोशियम का भी और पोलन ग्रेन का भी। बट होता क्या है कि कभी कभी गाइनोशियम ज्यादा इम्पैक्ट करता है इस प्रोसेस के ऊपर, उसके अंदर के जो केमिकल्स है ना वो थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, तब हम लोग बोलते हैं स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। इसी सेम वे अगर पोलन ग्रेन का इम्पैक्ट ज्यादा होता है तो उसे कहते हैं बच्चों गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। डन? एवरीवन डन? क्लियर? आगे बढ़े। तो बेटा अगर हम लोग लाख, है ना,
चीज बोले, और यहाँ पे अगर हम लोग सादी बात को समझते हैं, बहुत ही अगर सिंपल पॉइंट को अगर हम लोग समझते हैं, तो मुद्दा तो ये था कि ड्यू टू फिजियोलॉजिकल क्यों कहा, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होती है, मेटाबॉलिज्म्स होती है इन अलील्स के प्रेजेंस की वजह से, ठीक है। और जेनेटिकल रीजंस, द पोलन फेल्स टू जर्मिनेट, पोलन फेल हो जाएगा, जर्मिनेट नहीं करेगा, फेल्स टू जर्मिनेट ऑन इट्स ओन स्टिग्मा, है ना। इसी को हम लोग सेल्फ स्टेरिलिटी, है ना, मतलब खुद के ही जीन को, खुद के ही पोलन ग्रेन को अवॉइड करना, सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी ऐसा वर्ड यूज करते हैं। तो आई थिंक यू हैव quite very good understanding of all these factors and the tools or contrivances for the cross pollination. अभी यहाँ पे कुछ बोल रहा है, point 2 of remember, if both male and female flowers are present on the same plant such as a castor and maize monoecious, it prevents autogamy but not geitonogamy. तो देखो बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड किया जा सकता है, ऑटोगैमी को अवॉइड किया जा सकता है, गिटेनोगैमी को उतने, है ना, अवॉइड, अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है मतलब गिटेनोगैमी हो सकती है। So in several species such as a papaya, male and female flowers are present on different plants, and that is each plant is either male or female, ठीक है। So this condition prevents both autogamy and geiton, वो मैंने समझा ना, यहाँ पे मोनोएशियस कंडीशन है, मोनोएशियस कंडीशन है, ठीक है। एक ही फ्लावर, एक ही प्लांट के ऊपर फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट है और मेल फ्लावर भी प्रेजेंट है, तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। गिटिनोगैमी भी हो सकती है और क्रॉस पॉलिनेशन जीनोगैमी, बट ऑटोगैमी तो नहीं हो सकती, ये क्लियर है, ठीक है। तो वही सिंपल पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ पे ये जो है ड्रॉ करके दिखाया था, यही पॉइंट वो बताने की कोशिश कर रहा है नोट्स में, ठीक है। सो देखो, क्रॉस पॉलिनेशन का सबसे बड़े प्रॉब्लम क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बहुत लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस पे लेकर बेटा प्लांट्स अगर मौजूद है, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट, तो बेटा पोलन ग्रेन्स को कैरी करना पड़ेगा। अब ये कैरी कौन कर सकता है, तो उनको हम लोग बोलते हैं बेटा पॉलिनेटर एजेंट बोलते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एजेंट्स की जरूरत है, वी नीड एजेंट फॉर द पॉलिनेशन, ठीक है। एंड दे आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, दो अलग अलग कैटेगरीज है, एक को बोलते हैं अबायोटिक और एक है बेटा बायोटिक। नाउ दिस आर द टू कैटेगरीज देयर, है ना। कुछ एजेंट ऐसे हैं जो कि एबायोटिक होते हैं और कुछ एजेंट ऐसे जो कि बायोटिक एजेंट होते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग एबायोटिक एजेंट के बारे में बात करते हैं। इसमें दो ही है, एक तो एयर और दूसरा है वाटर। इजी, इट्स टू इजी, ठीक है। एयर में क्या है, अबायोटिक में, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग, है ना। देखो ग्रेविटी भी इन्वॉल्व होती है, बट हम लोग जहाँ पे ज्यादा करके यहाँ पे ग्रेविटी को कंसिडर या एक्सप्लेन नहीं करते, हम लोग दो के बारे में बात करेंगे, विंड एंड वाटर। सो एनेमोफिली, ये देखो ये प्रिमिटिव मेथड है। मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, जितने जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन होता है उनमें एजेंट कौन होता है, उनमें एजेंट कौन है? ऑब्वियसली बेटा विंड इज द एजेंट इन जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। विंड इज द एजेंट इन द, तो एनेमोफिली इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ द पॉलिनेशन एजेंट्स, बराबर है। सबसे जबरदस्त पहली एजेंसी कौन सी है, तो ये एनेमोफिली है भाई, सबसे पहला यही कार्यक्रम हुआ था। तो पॉलिनेशन बाय विंड, इट इज अ नॉन डायरेक्शनल, डायरेक्शन नहीं होता यार, जिधर हवा चली उधर पोलन ग्रेन उड़ गए, बराबर है। पोलन ग्रेन्स ऑफ एनिमोफिलस प्लांट्स आर स्मॉल, बहुत छोटे छोटे पोलन ग्रेन होंगे। लाइट, हल्के पोलन ग्रेन होंगे। ड्राई, सूखे होंगे क्योंकि उड़ना है भाई। एंड स्मूथ, इट्स सिंपल। देखो ये है इंटाइन और ये उसके ऊपर बेटा एक्साइन, तो एक्साइन इज अ स्मूथ नॉट स्पाइनी, ठीक है, स्मूथ। हाउ इट इज डिफरेंट, यस देखो ये इंटाइन है और ये एक्साइन है। एक्साइन कैसा दिखाई दे रहा है बेटा आपको, स्मूथ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, इसमें स्मूथ नहीं है, ठीक है। सो द फीमेल फ्लावर्स, यहाँ पे बहुत स्पेशल है बेटा, द फीमेल फ्लावर्स हैव अ लार्ज फेदरी और ब्रश लाइक स्टिग्मास। अब इनके पास हमेशा बेटा ऐसे, है ना, झाड़ू जैसा स्टिग्मा होता है,
क्यों? क्योंकि बहुत सारे पोलन ग्रेन आएगा तो कहीं ना कहीं वो डस्ट पार्टिकल है, पोलन ग्रेन एक्टिंग लाइक ए डस्ट, तो स्टिग्मा इज एक्टिंग लाइक ए झाड़ू या ब्रश, है ना, ताकि बेटा वो ब्रश जो डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट कर ले, पकड़ ले। दैट इज अ सिंपल फिनोमेना, यस और नो। सो दे आर लार्ज feathery और ब्रश लाइक स्टिग्मास। यही सब क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग टू कैच द पोलन ग्रेन्स, है ना। सो एनेमोफिलस फ्लावर्स आर स्मॉल। अभी देखो जिन्हें जो विंड पॉलिनेशन करते हैं वो फ्लावर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल फ्लावर, बड़े फ्लावर कभी नहीं होते। इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब ज्यादा दिखाई नहीं देंगे। विथ लॉन्ग एंड वर्सेटाइल स्टेमेन। अभी वर्सेटाइल स्टेमेन क्या होता है मैंने आपको समझाया है बहुत पहले भी, किसी को याद आता है वर्सेटाइल स्टेमेन? ये बेटा फिलामेंट है, ये इस पॉइंट के ऊपर देखो, ये जो होता है ना इसके एंथर इस तरह से बेटा होता है। थोड़ी सी भी हवा आएगी ये पॉइंट पे अटैच है तो बेटा ये रोटेट करता है, गोल 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 घूमेगा ये पूरा, और बहुत है ना पोलन ग्रेन्स को लिबरेट करते चले जाएंगे, तो इसको बोलते हैं वर्सेटाइल पोलन स्टेमेन, ठीक है। सो देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बेटा इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि शुगर केन है, मेज है, बाम्बू है, पाइनस है, पपाया है, ग्रासेस। अभी पाइनस दिया है देखो, ये जिम्नोस्पर्म है, पपाया है, ग्रासेस है, टाइफा, डेट पाम, कोकोनट, कोकोनट अंडरस्टैंड, मलबेरी, सिनोपोडियम, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। आपको याद रखना है कि देखो मोनोकॉट जो है खास करके वीट, राइस, बाजरा, ये सब बच्चों ऑल दीज है ना, ये सब है ना विंड से पॉलिनेशन कराते हैं, ये क्लियर करो, विंड पॉलिनेशन, ठीक है। और इनकी ये कैरेक्टरिस्टिक रह गई। एक खास बात भी हम लोगों को याद रखनी है कि जो भी एनेमोफिली शो करते हैं उनके ओवरी में सिंगल ओव्यूल पाया जाता है। मतलब जब भी विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स का फ्रूट देखोगे तो उसमें एक ही सीड होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकली बेटा उनको बस एक ओव्यूल ही रखना है ना पुराता है। क्यों? तो देखो बहुत सारे पोलन ग्रेन, मिलियंस ऑफ पोलन ग्रेन रिलीज होंगे, बट एयर है यार, क्या भरोसा कहाँ चले जाए पोलन ग्रेन। तो उनमें से पहुंचते पहुंचते एक आध भी आ गया तो भी बेटा बस वो सिंगल ओव्यूल को है ना, सिंगल ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन करा करके उसका सीड में कन्वर्ट कर देते हैं और फ्रूट बना लेते हैं। तो इस तरह से वो अपनी फर्टिलिटी का रेट जो है बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ज्यादा खर्चा नहीं कर रहा है। मतलब आने वाले पोलन ग्रेन एक है और बेटा 10-15 ओव्यूल बना के रखे हैं तो क्या फायदा, फायदा है क्या कुछ, है ना। तो इकोनॉमिकली बेटा थोड़ा सा वो आ, उसमें एडजस्टमेंट दिखाई देता है आपको। ये क्वेश्चन बेटा एम्स में आ चुका है, इसलिए बड़ा ध्यान से इस चीज को नोट करना कि जो भी विंड पॉलिनेटेड होते हैं उनमें सिंगल ओव्यूल मौजूद होगा, यस और नो, पक्का, कोई प्रॉब्लम है? सो दिस इज अबाउट व्हाट द एनेमोफिली। देन आता है बेटा हाइड्रोफिली। आप समझते हो बच्चों, हाइड्रोफिली इज पॉलिनेशन बाय वाटर, वाटर से हो रहा है पॉलिनेशन। इसमें भी दो टाइप है, एक होता है एपी हाइड्रोफिली और दूसरा होता है बेटा हाइपो हाइड्रोफिली। अब यहाँ पे बेटा वेलिस्नेरिया प्लांट का एग्जांपल दिया है जो हमें देखना है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल है बेटा हाइपो हाइड्रोफिली का। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। उसमें क्या होता है, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द वाटर, एग्जांपल वेलिस्नेरिया, ठीक है। इट इज अ डायोशियस रूटेड सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट in which male flowers are present in a spadix inflorescence and female flowers have a long have a very long coiled pedicel। आपको नॉर्मली ये चीज समझनी है, बहुत सिंपल है ना। देखो वेलिस्नेरिया ये जो प्लांट है इसका जो डायग्राम है आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है। एक क्वेश्चन जो पूछा गया था कि वेलिस्नेरिया प्लांट मोनोइशियस होता है या डायोशियस, तो यहाँ पे आंसर दिया है वेलिस्नेरिया प्लांट इज अ डायोशियस। अभी क्या मतलब बेटा डायोशियस का? डायोशियस का मतलब है कि दोनों ही प्लांट्स पानी में होते हैं, इस तरह से बेटा इनके लीव्स हैं, ठीक है। मेल प्लांट और फीमेल प्लांट जो दोनों ही है बेटा वो पानी में डूबे होते हैं, सबमर्ज्ड, ये बात को याद रखना, रूटेड, जमीन के अंदर उनके रूट्स है ना, अंडरग्राउंड।
सो दिस इज व्हाट द पॉइंट। और ये पानी का सरफेस है बच्चों, ये वाटर सरफेस है, ये है ना सरफेस जो है बेटा, मतलब जो वाटर की बॉडी के अंदर का जो बॉटम है यहाँ पे बेटा। और ये प्लांट, अभी जो फीमेल फ्लावर्स होती है ना, उनका जो पेटियोल होता है वो इस तरह से कॉइल्ड होता है, और यहाँ पे फीमेल फ्लावर होता है। एट द मैच्योरिटी, जब मैच्योर हो जाएगा तो ये जो कॉइलिंग है ना बेटा, ये रिलैक्स होती है, और ये इस तरह से बेटा आपको दिखाई देगा, ये कॉइलिंग रिलैक्स होती है, और फीमेल फ्लावर जो है इट स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। कितने लोगों को समझ में आया? आसान है। देखो, इमेच्योर जब होता है ना, भयंकर कॉइलिंग होता है उसमें, पर जब मैच्योरिटी आ जाती है तो ये जो होता है ना, ये बिल्कुल बेटा ऐसे है ना रिलैक्स हो जाता है, अनकॉइल होता है, और अनकॉइल होने की वजह से पेटियोल की लेंथ बढ़ती है, एंड द फीमेल फ्लावर स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। क्लियर है क्या? क्लियर है? यस, ठीक है, ये बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब वो जब पानी के ऊपर आता है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। देखो, इमेच्योर है तो बेटा ये कॉइल्ड होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये तो इधर ही डूबा हुआ है अंदर। अब जैसे वो मैच्योरिटी आएगी फ्लावर की तो बेटा अनकॉइल होगा ये, और जैसे ही अनकॉइल हो जाएगा ये एक्सटेंड हो जाए ना, ये स्प्रिंग तो जैसे वायर को हमने बांध बांध के रखा, तो उसको अनकॉइल करो तो उसको एक्सटेंड हो गया, तो बेटा फीमेल फ्लावर जो है ऊपर फ्लोट होने लगेगा ऐसे। अब ये जो मेल प्लांट होते हैं, इनसे बेटा इस तरह से मेल फ्लावर निकलते हैं, ये देखो, मेल फ्लावर ही निकलते डायरेक्ट, इट्स अ मेल फ्लावर। अब ये मेल फ्लावर भी बेटा हल्के होते हैं, सो इतने हल्के होते हैं कि बेटा ये ऊपर पानी के सरफेस के ऊपर तैरने लगते हैं, एकदम बिल्कुल आजू बाजू में, फीमेल फ्लावर के आजू बाजू में मेल फ्लावर ऐसे फ्लोट हो, यहाँ से लिबरेट होते हैं और बिल्कुल ऊपर चले जाते हैं। हल्के हैं, बहुत हल्के, तो बेटा वो वाटर के सरफेस के ऊपर ऐसे तैरना शुरू कर देते। देखो ये आप बीच में फीमेल फ्लावर है, उसमें उसका स्टिग्मा है, और ये मेल फ्लावर उसके आजू बाजू तैर रहे हैं। ये बेटा पूरे देखो यहाँ पे पोलन ग्रेन आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे, है ना, मतलब पूरा का पूरा एंथर आपको दिखाई दे रहा है ना। तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं वेन एवर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा, तो इसके सारे पोलन जो है बेटा वहां पे छिड़क देंगे ये, बस हो गया। आई थिंक यू गॉट इट। ठीक है, तो ये वेलिस्नेरिया में होता है। पहला क्वेश्चन नीट का, वेलिस्नेरिया ये प्लांट डायोशियस है या मोनोएशियस है? तो आंसर है बेटा डायोशियस। मेल एंड फीमेल प्लांट बोथ आर डिफरेंट, यहाँ पे ये बात याद रखना। इसका मतलब इसमें क्रॉस पॉलिनेशन ही तो हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है ना, तो क्रॉस पॉलिनेशन ही तो होता है, ये सब एजेंट तो क्रॉस पॉलिनेशन के ही है। ठीक है, दूसरी बात ये है बेटा कि ये फीमेल फ्लावर जो है आप देख सकते हो, इसका यहाँ पे बेटा दिखाया गया है, ये आप देख सकते हो किस तरह से अनकॉइल होकर के फीमेल फ्लावर ऊपर तक आया, और उसका बड़ा स्ट्रक्चर बेटा फीमेल फ्लावर का दिखाया गया है। ठीक है, और मेल फ्लावर भी रिलीज होते हैं एंड दे स्टार्ट फ्लोटिंग, एंड व्हेनेवर इट विल बी इन कांटेक्ट, है ना, वो पोलन ग्रेन को रिलीज कर देते हैं। सो फीमेल फ्लावर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सो फीमेल फ्लावर्स हैव अ वेरी लॉन्ग कॉइल्ड पेडिसेल, है ना, सॉरी पेडिसेल है, विच अनकॉइल व्हेन दे बिकम मैच्योर। मैंने पेटियोल पेटियोल बोला था, पेडिसेल बोलना चाहिए, ठीक है। सो पेडिसेल विच अनकॉइल व्हेन दे बिकम्स मैच्योर, जब भी मैच्योर होते हैं तो अनकॉइलिंग होगा, एंड फीमेल फ्लावर्स फ्लोट at the surface of the water. Male flowers also float at the surface of the water. That's it, done. As soon as the male flowers touch the female flowers, anther lobes burst. ये जो anther lobe आपको दिखाया जा रहा है, ये फूट जाएगा, है ना, and stigma receives the pollen grains and pedicels of the female flowers coil again. और जैसे बेटा फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फिर से बेटा फीमेल फ्लावर अंदर चला जाएगा, कॉइलिंग करेगा। सो दिस इज एन वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द एपी हाइड्रोफिली। एपी का मतलब क्या हुआ? वाटर के अंदर नहीं हुआ जो भी हुआ पॉलिनेशन, इट इज ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। यस और नो? क्लियर है? इसलिए एपी हाइड्रोफिली। यस और नो? एपी क्यों है? बिकॉज इट इज ऑकरिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, नॉट इनसाइड द वाटर। एवरीवन इज क्लियर? क्लियर है ना? कंफ्यूजन तो नहीं है? नेक्स्ट, अभी आता बेटा हाइपोहाइड्रोफिली। इसमें क्या होता है?
पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द वाटर, पानी पॉलिनेशन, जैसे कि जोस्टेरा है, ठीक है, जोस्टेरा एंड सेराटोफाइलम, ये दो एग्जांपल दिए गए हैं, जोस्टेरा एज वेल एज व्हाट द सेराटोफाइलम, दीज आर द टू एग्जांपल्स, ठीक है। देखो इसको जोस्टेरा को हम लोग सी ग्रास कहते हैं, ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, जोस्टेरा सी ग्रास। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, डायग्रामेटिकली अगर हम लोग देखें तो देखो इसके जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं जोस्टेरा के केस में, इनका जो स्टिग्मा है इट इज अ लॉन्ग एंड रॉड लाइक स्टिग्मा दे हैव, दिस इज अ स्टिग्मा। एंड जोस्टेरा के जो एंथर होते हैं बेटा वो होते हैं निडल लाइक, needle like anthers, long needle like pointed anthers, this is this is a pollen grain, needle like pollen grain, ठीक है। एंड दिस इज a rod like, इस तरह से बेटा cushioned जो है उसका स्टिग्मा होता है। Whenever ये बहुत सारे बेटा जो सी ग्रास जोस्टेरा जो है बेटा बहुत सारे वाटर बॉडी है ना, वाटर बॉडी, उसमें बहुत सारे ऐसे निडल लाइक रिलीज करेगा पोलन ग्रेन। अब ये पोलन ग्रेन जैसे बेटा एक आधा पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएगा तो व्हाट इट विल डू, इस तरह से बेटा उसके ऊपर ये कॉइल कर जाता है, ठीक है, पूरी तरह से ये जो निडल लाइक है वो उसके ऊपर बेटा इस तरह से कॉइल कर जाएगा, ठीक है, चिपक जाएगा। दैट इज व्हाट द पॉइंट है ना, वी हैव टू अंडरस्टैंड पोलन ग्रेन बिकॉज इट इज अ लॉन्ग निडल लाइक एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो वाटर में हाइपोहाइड्रोफिली वाले होते हैं उनको एक्साइन भी नहीं होता, तो ये इस तरह से कॉइल कर लेता है और कॉइल करने के बाद बेटा अंदर आ रहा ऑटोमेटिकली बेटा जहां पे भी जर्म पोर होगा वहां से पोलन ट्यूब जो है अंदर है ना एंट्री करेगा एंड दैट इज हैपनिंग इन केस ऑफ व्हाट द जोस्टेरा, ठीक है। सो ऑल एक्वेटिक प्लांट्स, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ये एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जोस्टेरा और सेराटोफाइलम एग्जांपल दिए है हाइपोहाइड्रोफिलिक बिकॉज व्हाटएवर मे बी द पॉलिनेशन इज ऑकरिंग द पोलन ग्रेन्स एंड फ्लावर्स आर नॉट कमिंग आउट ऑफ द प्लांट वाटर, बिल्कुल भी पानी के बाहर नहीं आता, जो भी होगा इनसाइड वाटर ही होगा, ये क्लियर कर लेते हैं। अब सबसे बड़ी बात होती है क्या बेटा, अगर हम लोग ये मान लें कि सारे के सारे जितने भी प्लांट्स हाइड्रोफिलस प्लांट है, मतलब हाइड्रोफाइट है, जो पानी में रहते हैं, वो हाइड्रोफिली करते हैं क्या? जैसे कि लोटस का एग्जांपल लेते हैं, लोटस जो है बच्चों वो पानी में खिलता है, कीचड़ में खिलता है, वाटर में, तालाब में, पॉन्ड में, लेक में आपको बेटा लोटस देखने को मिलते हैं। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि लोटस हाइड्रोफाइट है, बट ये जरूरी नहीं कि वो हाइड्रोफिली शो करे, आपको समझना है। मैं सीधी बात बताता हूँ, सीधी बात ये है कि हाइड्रोफिली के एग्जाम्पल बहुत ही कम है, इवन हाइड्रोफाइट्स डू नॉट शो द हाइड्रोफिली, वो प्रिफर करते हैं एंटेमोफिली और एनेमोफिली, विंड पॉलिनेशन एज वेल एज एंटेमोफिली, मतलब ठीक है, मतलब इंसेक्ट पॉलिनेशन करते हैं। आप लोटस को देखो, लोटस का फ्लावर देखो, तो लोटस के फ्लावर के ऊपर बेटा बहुत सारे भंवरे घूमते रहते हैं, इंसेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, यस और नो, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द हाइड्रोफिलस प्लांट्स आर नॉट हाइड्रोफाइट्स, ये बात याद रखना, सारे एक्वेटिक प्लांट हाइड्रोफिलस नहीं है, सम आर एनेमोफिलस एंड सम आर एंटेमोफिलस, जैसे कि है ना पोटामोगेटॉन या मिरियोफाइलम, ये पानी में रहते हैं बट बेटा ये विंड से पॉलिनेशन कराते हैं, ठीक है। एलिज्मा है या तो लोटस है, लोटस इज अ गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है, वो एंटेमोफिलस है, मतलब इंसेक्ट से पॉलिनेशन इनका होता है। तो क्या आपको क्लियर है? ये तो क्वेश्चन बेटा बहुत बार नीट में पूछा गया है, क्योंकि क्या है ना, किसी भी बच्चे को हाइड्रोफिली, ठीक है, कहते ही उनको लगता है कि जो प्लांट पानी में रहता है वो हाइड्रोफिली करता है, ऐसा एक सादा सा उसका नजरिया बनता है, बट ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी, ऐसा हमेशा होता नहीं है ठीक है, ये चीज बेटा हमेशा तो नहीं होती, मोस्ट ऑफ द टाइम तो होती नहीं, ज्यादा करके वो एनेमोफिलस होते हैं, क्योंकि हवा चलेगी आराम से बेटा पोलन ग्रेन उड़ करके है ना, वाटर के सरफेस भी रहे तब भी उड़ते तो हैं, उड़ेंगे ना यार, क्योंकि फ्लावर्स खास करके बेटा सरफेस के ऊपर ही आते, तो
एंटेमोफिलस होंगे या तो एनेमोफिलस होंगे, दैट इज व्हाट द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू रिमेम्बर। तो आपको ये क्लियर हो गया है। अबायोटिक फैक्टर हो गए, अबायोटिक एजेंट हो गए, ठीक है। नाउ खास बात यह है कि जो भी अबायोटिक होते हैं फ्लावर्स, वो कलरलेस होंगे, ऑर्डरलेस होंगे, ठीक है। उनको जरूरत नहीं है कलर की, फ्रेग्रेंस की। ग्रीन फ्लावर भी हो सकते हैं या व्हाइट फ्लावर हो सकते हैं, ठीक है। ये बात को आपको नॉन अट्रैक्टिव, मतलब उनको कोई अट्रैक्शन, और स्मॉल फ्लावर होते हैं, छोटे छोटे फ्लावर होते हैं, फ्लावर भी बहुत बड़े नहीं होंगे, ठीक है। ये बात को हमें याद रखना है, ठीक। बायोटिक फैक्टर में बायोलॉजिकल एजेंट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, एनिमल्स इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए पॉलिनेशन बाय लिविंग बींग्स, व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू द एनिमल्स, इसीलिए उसको हम लोग जूफिली भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? जूफिली। जूफिली क्यों है? बिकॉज इसमें डेफिनेटली बेटा अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म, मतलब एनिमल्स इन्वॉल्व है। पूरा एनिमल किंगडम जो आपने चैप्टर पढ़ा है, उसमें से बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो आपको देखने को मिलेंगे जो पॉलिनेशन में इन्वॉल्व है। अभी देखो, जितना भी पॉलिनेशन होता है टोटल, उसमें से 80% पॉलिनेशन जो है वो इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। इंसेक्ट ही चीफ पॉलिनेटर्स है, ठीक है। अगर हम लोग बताएं ऑल इंसेक्ट्स में भी बेटा 80 to 85% कंट्रीब्यूशन हनी बीज का है, ओनली हनी बीज। इसीलिए कहते हैं कि अगर हनी बीज का पॉपुलेशन कम हो गया ना, तो बेटा बहुत जल्दी कोलैप्स होगा हमारा जो भी इकोसिस्टम है वो। इसलिए हनी बीज को बचाना बहुत जरूरी है, बिकॉज सपोज अगर हनी बीज नहीं है तो बेटा पॉलिनेशन बहुत इम्पैक्ट होगा, और इम्पैक्ट होगा तो बहुत सारे प्लांट स्पीसीज भी वैनिश होंगे, और डेफिनेटली इट विल बी वेरी डिजास्टर्स थिंग। सो इसीलिए हनी बीज का जो पॉल्यूशन के वजह से भी पॉपुलेशन कम हो रहा है उनका, सो दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ। ओके, सो पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, 80% पॉलिनेशन होता है बेटा, ऑकर्स बाय इंसेक्ट्स। नाउ फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय बीज आर ब्राइटली कलर्ड, ये बात को याद रखना है, बहुत ही ब्राइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। हैव अ सेंट, उनको प्रॉपर फ्रेग्रेंस होता है, एंड प्रोड्यूस नेक्टर, वो नेक्टर खाने के लिए भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें बेटा वो देंगे। एंटोमिनफिलो फ्लावर जो होते हैं, मतलब इंसेक्ट पॉलिनेटेड, देखो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एज एंटोमोलॉजी, है ना, जो ऑर्डर है बेटा, है ना, इंसेक्टा, लेकिन इंसेक्टा वाला क्लास जो है उसमें से आता है ये, ठीक है। सो एंटेमोफिलस फ्लावर जो होता है प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द पोलन व्हिच हैज अ स्पाइनियस एंड स्टिकी एक्साइन। नाउ अभी मैं अगर पोलन ग्रेन को ड्रॉ करता हूँ तो बेटा वो ऐसा होगा, इंटाइन एंड एक्साइन। तो एक्साइन हमेशा स्पाइनी होता है ना, इस तरह से। तो स्पाइनी होगा, ये बात को याद रखो, स्पाइनियस एंड स्टिकी एक्साइन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पोलन किट। अभी उस दिन मैंने पोलन किट ये शब्द आपको बताया था, है ना। कैरोटिनॉइड जो होते हैं उसमें कैसे इन्वॉल्व होते हैं, वो येलोइश कलर का स्टिकी सब्सटेंस उनके ऊपर प्रेजेंट होता है, ताकि वो इंसेक्ट के लेग्स को, विंग्स को आराम से चिपक सके, ठीक है, पोलन ग्रेन चिपक जाए, ये जरूरी है। तो ये इंसेक्ट आएगा, नेक्टर खाएगा, चला जाएगा, तो क्या फायदा, है ना। उसके लेग्स के ऊपर, उसके बॉडी के ऊपर बेटा कहीं ना कहीं ये सारे पोलन ग्रेन चिपकने चाहिए, ताकि जब दूसरे फ्लावर को विजिट करेगा तो वहां पे बेटा वो पोलन ग्रेन डिटैच होकर के स्टिग्मा के ऊपर अटैच हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज द ऑल फिनोमेना। द स्टिग्मास ऑफ सच फ्लावर्स आर लॉन्ग, रफ एंड स्टिकी। तो उसके स्टिग्मा भी स्टिकी होते हैं, रफ होते हैं, क्योंकि स्पाइनी पोलन को चिपका लेना है, और बड़े से लॉन्ग होते हैं, है ना, लेंथ बहुत ज्यादा होती है, खास करके स्टाइल की लेंथ ज्यादा होती है। नाउ देखो, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट्स आते हैं, बटरफ्लाईज आती है, मॉथ, ये भी वर्ड हम लोग समझे। देखो मॉथ क्या होता है, मॉथ पॉलिनेटेड प्लांट्स आर व्हाइट फ्लावर्ड एंड फ्रेग्रेंट, उनको बड़ी अच्छी खुशबू आती है और व्हाइट कलर के। मैं आपको एक चीज सिंपल बता देता हूँ कि मॉथ, ये जो इंसेक्ट है, ठीक है, ये नॉक्टर्नल है। नॉक्टर्नल है मतलब रात में ही निकलते हैं ये लोग। आपको बटरफ्लाई और मॉथ के बीच में डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए। मॉथ जो है जब भी बैठेगा ना,
मॉथ थोड़े से बड़े होते हैं, मिरर विरर होते हैं यार उनके विंग्स के ऊपर, दैट इज वेरी लार्ज, यू नो, ऐसे मिरर टाइप इनके ऊपर ये चीज होती है। वेरी उनका जो बॉडी होता है बड़े हेल्दी होते हैं वो, ठीक है, एज कम्पेयर टू बटरफ्लाई वेरी थिन, है ना। तो ये जो मॉथ है जब भी बैठते हैं ना जमीन के ऊपर, तो इनके जो विंग्स होते हैं ये हमेशा पैरेलल होंगे, पैरेलल टू द सरफेस। और जब भी आप बटरफ्लाई को बैठे हुए देखोगे ना, बटरफ्लाई जब भी बैठते हैं बेटा, है ना, सो उनके जो विंग्स है वो एक दूसरे को चिपका देती है दोनों, है ना, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये दोनों में डिफरेंस होता है बटरफ्लाई और मॉथ में। तो बटरफ्लाई तो दिन भर घूमते रहते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बहुत अलग अलग कलर के देखने को मिलते हैं, और थिन बहुत ही पतले विंग्स होते हैं, बट इनके बेटा थोड़े से हेवी विंग्स होते हैं, और ये ऐसे फ्लैट, है ना, पूरा फैल के बैठ जाते हैं। सो मॉथ्स पॉलिनेटेड प्लांट्स आर व्हाइट फ्लावर्ड एंड फ्रेग्रेंट व्हाइट। ये क्वेश्चन है। देखो, रात में बेटा उनको कुछ देखना तो है नहीं, दिखने का कार्यक्रम तो बिल्कुल भी नहीं है। जहां बहुत बढ़िया फ्रेग्रेंस आएगा वहां हो जाएंगे। निशिगंधा, ये नाम आपने सुना होगा, ठीक है, तो निशिगंधा का फ्लावर है यार, बस चले, है कि नहीं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अभी कुछ एग्जाम्पल दिए बेटा, जैसे कि देखो एग्जाम्पल सैल्विया। अब ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सैल्विया का। लीवर मैकेनिज्म और टर्म पाइप मैकेनिज्म इनमें होता है, तो मैं इसको डायग्रामेटिकली डिस्कस करूंगा अभी आपके साथ में, ठीक है। पहले तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है बेटा कैलोट्रोपिस नाम का फ्लावर है। इसमें ट्रांसलेटर मैकेनिज्म होता है। क्या होता है, पूरा का पूरा पोलेनियम बहुत हेवी है, मैंने बताया ना पोलेनियम होता है इस तरह से, तो हेवी लिफ्टिंग करना पड़ता है। इंसेक्ट आते हैं दो चार और उठा के लेके जाते हैं पोलेनियम को, तो ट्रांसलेटर मैकेनिज्म होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद युक्का नाम का जो है, उसमें बेटा प्रोनूबा, प्रोनोबा, यूकासेला, ये जो है दिस इज यू नो द थिंग। अरे देखो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल जो है नाम बता रहा हूँ, बट इनके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। युक्का, देन आता है बेटा सेंचुरिया, द पिस्टन मैकेनिज्म, ये देखो ये एक मैकेनिज्म है। देन एरिस्टोलोचिया, देन द पिटफॉल मैकेनिज्म, ये सब हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ये भी नहीं डिस्कस करेंगे भाई, बिकॉज उतना, देखो एनसीईआरटी इसके बारे में बात करती है, इसके ना इसके बारे में भी नहीं बात करती, बट कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। यूका के बारे में हमें पता होना चाहिए। फीकस स्पीसीज जिसमें ब्लास्टोफैगा होता है ना, गाल वास्प जिसको बोलते हैं, ट्रैपडोर मैकेनिज्म, है ना। आप लोगों ने बेटा डेफिनेटली फीकस का जो भी फ्रूट है, हाइपेंथोडियम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। यहाँ पे बेटा उसके फ्लावर्स होते हैं इनसाइड। तो ऑब्वियसली बेटा जो फीमेल जो वैस्प होती है ये वाली, ये अंदर जाती है और यहाँ पे एग लेइंग करती है, और वहीं पे बेटा वो उसके लार्वीज ग्रो होते हैं, ठीक है। तो अंदर ही अंदर बेटा ये करते हैं, बट फीमेल डेफिनेटली बेटा बहुत सारे फ्लावर्स को विजिट करती हैं बिफोर लेइंग द एग्स, तो इसीलिए वो पॉलिनेशन में मदद कर सकती है, ठीक है। बाकी जहां पे वो अंदर घुस जाएंगी, प्रॉपर एग ले करेंगे, तो वहां अंदर ट्रैप डोर मैकेनिज्म वहां पे फंस जाते हैं, निकलते नहीं है, ठीक है। एंड देन देयर इज ऑफिरिस बाय कॉल्पा ओरिया, फीमेल फ्लावर ऑर्किड, ऑफिरिस रिसेम्बल्स इन कलर। नाउ ये जो कंसेप्ट है बेटा ऑफिरिस वाला, ये कंसेप्ट हमारे इकोलॉजी के चैप्टर में है, तो ये भी बेटा इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो बेटा सपोज देखो इसके बारे में बात करते हैं, ऑफिरिस, ठीक है, नाम का प्लांट है, फ्लावर है, ठीक है। और बेटा इंसेक्ट है कोल्पा ऑरिया, कोल्पा ऑरिया, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे तो ऑफिरिस और कोल्पा ऑरिया इनके बीच का जो रिलेशनशिप है, इसको भी हमें समझना है, ठीक है। क्या इसको हम लोग सुडो कॉपुलेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ये तो मैंने बस इंट्रोडक्टरी नाम गिना रहा हूँ यार, बट इनको हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे, है ना, वन वन बाय वन। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी है ना, यहाँ स्टेटमेंट है, ये सारे नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन करूंगा, जैसे कि लेवर मैकेनिज्म है या ट्रांसलेटर मैकेनिज्म है, ये सब चीज है, ठीक है। यहाँ अभी हम लोग आते हैं व्हेन फ्लावर्स, है ना, themselves are not conspicuous, other parts may become colored and showy to attract the insect, है ना, bracts in bougainvillea। कभी कभी देखो फ्लावर्स बहुत छोटे होते हैं,
तो बाकी जो लीव्स है या सेपल्स के नीचे के जो पोर्शंस होते हैं, ब्रैक्ट्स है या ब्रैक्टियोल्स है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, अट्रैक्टिव हो जाते हैं, ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके. लीव्स इन यूफोर्बिया and one sepal in the musenda. Edible pollens are found in the clematis, rose, magnolia. तो यहाँ पे बेटा ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन किया जाएगा जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सारे, ठीक है, जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे. या तो बहुत ज्यादा नेक्टर दिया जाएगा, या तो ब्रैक्ट कलरफुल होगा, या तो पेटल्स कलरफुल होंगे. इसमें क्या क्या है क्या नहीं है, ऑल थिंग्स दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास. ठीक है, तो बेटा ये देखो, इसका भी मैं आज रिकॉर्डिंग का जो है भेज दूंगा मैं. ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप लोग मांग सकते हो, ठीक है, मुझसे नहीं. ठीक, सो डेफिनेटली ये पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग जाएगा. जस्ट विजिट एंड वॉच इफ यू वांट इट. ओके, सो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग एंटेमोफिली से शुरुआत करेंगे. एंटेमोफिली, ऑर्निथोफिली, कायरप्टोफिली, मेलाकोफिली, ओफियोफिली, ठीक है, ये सब. एंड देन हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट क्लास में शुरू होगा, जो है फर्टिलाइजेशन. इसको सही ढंग से समझना है. जो कैलकुलेशन मैंने लास्ट टाइम बताए थे, है ना, कैलकुलेशन हम लोग कितना डिवीजन लगेंगे, वो फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा इसमें फर्टिलाइजेशन में. ठीक है, और कुछ अलग प्रकार के भी क्वेश्चन में हम लोग इसमें लेंगे, न्यूमेरिकल टाइप जो होंगे थोड़े बहुत कैलकुलेशन में, जो उस दिन बताए थे उससे थोड़े अलग होंगे, जो प्लॉइडी के ऊपर डिपेंड होंगे. दैट विल आल्सो विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास. ठीक है, सो आज के लिए बस प्यारे बच्चों इतना ही. हर्कोगैमी इज वेरी सिंपल ना बेटा. हर्कोगैमी क्या होता है, एक बैरियर प्रेजेंट होता है, बैरियर, है ना. ये हर्कोगैमी है. इट इज द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल बैरियर्स बिटवीन द एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम व्हिच हेल्प इन अवॉइडिंग द सेल पॉलिनेशन. डन. So thank you. Have a nice day. Happy Sunday. Enjoy. एग्जाम है तो एग्जाम दो. चल.